स्टोरी शुरू होती है कैफे से, जहाँ अपनी रियो सबको बताती है कि वो लोग अगले मंथ में एक नया मेन्यू डालने वाले हैं। इधर ओनो देखती है कि हायातो के आते ही ओनो उस पे चिपक रही है और कुछ वक्त बाद अकाने भी यही हरकत करती है। ये देख के ओनो गुस्से में थी कि काम के वक्त में गलत काम हो रहा है। आगे कैफे के पास ही हम 5 अजीब लड़कियों को देखते हैं जिनका एक ही मिशन था कि उस कैफे को बर्बाद करेंगी और वेल इन सभी को फूफा ने भेजा था। हाँ दोस्तों, ये वही बूढ़ा है जिसको अपने प्रोटैगनिस्ट और लड़कियों ने मिलकर सबक सिखाया था। इधर हम शाम का वक्त देखते हैं जहाँ ऊका ओनो और अकाने को कहती है, मुझे पता है तुम दोनों हायातो से प्यार करती हो, लेकिन इसका गलत असर तुम्हारे काम पे हो रहा है। रियो तुम तो कुछ बोलो, तुम तो यहाँ की पुरानी मेंबर हो। हाँ ये बात सच है, तुम्हें अपनी वर्क लाइफ को प्राइवेट लाइफ के साथ बैलेंस करना होगा। जहाँ दोनों लड़कियाँ अपना अपना रीजन देती हैं। ओनो कहती है कि मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही थी। अकाने कहती है कि मैं तो उसको कॉफी बनाना सिखाती हूँ। ऊका समझ चुकी थी कि दोनों ही लड़कियाँ चालबाजी कर रही हैं और इनकी वजह से कैफे खराब ना हो, तो वो सबको कहती है कि सच तो ये है कि मैं भी हायातो से प्यार करती हूँ और मैंने और हायातो ने कोन में मिलकर उलू उलू भी किया है, लेकिन तब भी हम दोनों अपने काम पे ध्यान देते हैं और अपने प्यार को काम के वक्त नहीं लाते। ये सब सुन के अकाने पूरी चिढ़ जाती है। वो कहती कि तो अच्छा ऐसी बात है, हम भी बताना क्या क्या हुआ था। जाओ का झूठ बोलती है कि उसने हायातो की लंबी वाली ब्रेड देखी। ये सब देख के सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और भाई एमी कहती है कि ओ मुझे भी हायातो की ब्रेड खानी है। उन्होंने कहती है कि तुम ये सब बाहर मत बोल देना। अकाने को पता था कि ये झूठ बोल रही है, तो वो उसके पास आकर कहती है, जरा मुझे भी तो बता तुम लोग क्या क्या कर रहे थे, कौन सी पोजीशन में थे। ये थोड़ा और आगे बढ़ने वाला था कि रियो कहती है कि सब चुप हो जाओ। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कंपटीशन में आने की, हायातो से प्यार सबसे पहले मैं करती थी, मैं ही उसको पसंद हूँ। तभी अकाने कहती है कि मुझे पता है यूका झूठ बोल रही है, मैं तो उसे सिर्फ मजे ले रही हूँ, मुझे पता है ये कभी ऐसा नहीं कर सकती। मजे तो मैंने हायातो से लिए थे और उसको कहा भी था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन के ओनो भी कहती है कि मैं भी सच बधाई देती हूँ, मुझे भी हायातो बहुत पसंद है। रियो यूका से पूछती है क्या तुमने हायातो की ब्रेड खा ली। वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है मैं भी बता देती हूँ, मैंने भी हायातो को आई लव यू बोल रखा है। खैर तुम लोगों को पता है ना हायातो की कौन सी ब्रेड की बात हो रही है। ऊका ये सुन के हैरान थी कि रियो, अकाने और अपनी ओनो ये तीनों ही उससे प्यार करती हैं। तभी ऊका खड़ी को कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे हायातो से बिल्कुल प्यार नहीं। तभी दरवाजा खुलता है और अपना हायातो आकर कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एमी कहती है कि हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, हमें पता है तुम्हारी ब्रेड बड़ी हो रही है। हायातो सुन के हैरान था और उससे पूछता है कि ऐसी घटिया बातें तुम्हें किसने सिखाई। सारी लड़कियां एमी के साथ आकर के कहती हैं कि ये ऊका ने बताया और बस उसका नाम लेते ही सब लोग उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। इधर अगली सुबह अपनी एमी हायातो को कहती है कि आओ मिलकर थोड़ा गेम खेलते हैं। हायातो भी सोचता है कि आज थोड़ा फ्री है और बोरिंग भी महसूस कर रहा है, तो चलो वो गेम खेल ही ले। इधर फिर बेचारा एनिमल मास्क देख करके थोड़ा डर जाता है और इधर फिर गेम शुरू होती है जहाँ अपना हायातो लगातार एमी से हारा जा रहा था। और उनको गेम खेलता देख भाई मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं मुस्तफा खेलता था। इधर अपनी यूका उसकी जुड़वा बहन से मिलने पहुंच चुकी थी, जहाँ वो उसको बताती है कि हायातो अचानक से लेडीज बॉय बन गया। वो बताती है कि अभी तो उसको प्यार व्यार में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में हो जाए। उसकी बहन बताती है कि तुम कैफे के चक्कर में कैफे पे ध्यान देती रहोगी, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी बाकी दोस्त आकर हायातो के साथ बाजी मान लेगी। इसी चीज का तो डर है तुम्हें। इधर अपना हायातो काफी गुस्से में आ चुका था क्योंकि वो 20 बार एमी से वीडियो गेम्स में हार चुका था और वो बंदा फिर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर चला जाता है। उसकी बहन बताती है कि कोई ना कोई चीज तो होगी जो तुम्हें उसकी पसंद आती है। आगे चलते हुए वो यही सोचती है कि मुझे बिल्कुल हायातो से प्यार नहीं। अंदर घुसते हुए एमी से कहती है कि बाकी लोग आ गए नहीं, अभी बाकी लोगों का आने में थोड़ा वक्त है। और तभी वो सोचती है कि वो थोड़ा नहा लेगी क्योंकि उसके बाद उसको हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स भी बनाने हैं। अंदर जाती वो हायातो को देख लेती है जहाँ ये दोनों ही बिना कपड़ों के थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं जहाँ हायातो कहता है कि दरवाजा बंद करके बाहर निकलो। ऊका भी यही सोचती है कि शायद उसी की गलती थी, वो बिना नॉक करे अंदर घुस गई। इधर ऊका ड्रेस बनाती है जहाँ उसके हाथ में सुई चुभ जाती है और यही सोचती है कि शायद हायातो के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इधर तभी एमी भी उसके पास आकर कहती है कि डिनर तैयार हो चुका है। इधर ऊका उसकी बहन की बात ही सोचती है, उसको रियलाइज होता है कि शायद वो भी हायातो से प्यार करती है लेकिन उसको पता नहीं। नीचे जाते ही हायातो कहता है कि खाना रेडी है, अंदर आ जाओ। ऊका हायातो को देख अपनी बहन की बात याद करती है और सोचती है कि मुझे इसको देख के नहीं लगता कि मुझे इससे प्यार है। आगे रूडली आगे जाती है जहाँ उसका पैर केले के छिलके पे फिसलता है और बूम हायातो उसको पकड़ने आता है जहाँ वो अब अपने हायातो के ऊपर थी। हायातो को देख के उसको रियलाइज होता है कि ये तो कितना जवान दिखता है और फिर वो उसकी नाक पकड़ के उसको चिढ़ाने लगती है। इधर अपनी एमी भी इसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन तभी सारी लड़कियां आ जाती हैं और वो लोग देखती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसी वक्त अकाने और एमी को किसी की परछाई दिखती है। तभी एमी चिल्ला के कहती है कि भूत, मैंने वहाँ पे भूत देखा। दरवाजा खुलते ही हायातो कहता है कि कहाँ है भूत, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। एमी बताती है कि मेरा विश्वास करो, मैंने यहाँ पे अभी किसी की परछाई देखी थी। हायातो कहता है कि चुप रहो, तुम्हारा वहम होगा। आगे रात को अपना भाई सो रहा था कि तभी उसको महसूस होता है कि उसके दरवाजे पे कोई है। वो देखता है कि अकाने उसके पास आ जाती है और कहती है कि मुझसे सहा नहीं जा रहा है हायातो, आज रात मेरे साथ आ जाओ। अपने भाई को लग रहा था कि भाई उसके साथ थोड़ी मस्ती होने वाली है। तभी अकाने कहती कि प्लीज मेरे साथ वॉशरूम की तरफ चलो, मुझे डर लग रहा है। मैंने बाकी लड़कियों से भी पूछा लेकिन कोई मेरी बात नहीं मान रही। लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, तुम खुद भी तो जा सकती हो, प्लीज मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मेरी बात मानो। अच्छा हाँ ठीक है, ऐसी प्यारी शक्ल मत बनाओ। टॉयलेट पहुंचाती हायातो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी डरपोक निकलोगी। अकाने कहती कि प्लीज अपने कान बंद कर लेना और यहीं पे रहना। तभी अकाने को लगता है कि हायातो उसको देखने की कोशिश कर रहा है जहाँ उसकी आंखों पे हमला करती है। तभी उनको आवाज सुनाई देती है और दोनों समझ चुके थे कि इस रूप में कुछ ना कुछ तो है। आगे फिर अकाने हायातो को पकड़ कर आगे चल रही थी। हायातो कहता है कि मुझे छोड़ो ना। वो क्यूट सा फेस बना के कहती है कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज अपने साथ रखो। आगे वो दोनों ही जैसी दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बिल्ली है। हायातो इसे देखकर चिल्ला जाता है, वहीं वो देखता है कि अकाने तो बेहोश हो गई। उसके चिल्लाने से सारी लड़कियां वहाँ आ चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि ये सब हायातो ने ही किया है। आगे एमी को
कभी बिल्ली दिख जाती है और आगे लाइट खोल के हम देखते हैं कि ये लोग बिल्ली को दूध पिला रहे हैं। एमी, उनो, ऊका, इन तीनों को ये बिल्ली बहुत क्यूट लगती है। अकाने कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस बिल्ली को पालूं, जहाँ बाकी लड़कियां भी कहती हैं कि हाँ हम इसको पाल लेना चाहिए, हम इसको कैफे की तरफ नहीं आने देंगे। तभी रियो कहती है कि एक्चुअली में मुझे बिल्लियां पसंद नहीं क्योंकि वो मेरे चेहरे को खरोच देती हैं। क्या प्लीज हम किसी आस पड़ोस को बिल्ली दे सकते हैं? अकाने कहती है कि चलो फिर वोटिंग करते हैं और बस मेजोरिटी के कारण ये सारी लड़कियां जीत जाती है और ये बिल्ली अब इसी घर पे रहेगी। वो लोग सोचते हैं कि बिल्ली का क्या नाम रखें, जहाँ उनको आइडिया आता है कि ये बिल्ली ग्रैंड माँ के रूम में मिली तो इसका नाम साची का रखते हैं, जो कि ऑफ कोर्स इसकी ग्रैंड माँ का नाम है। इधर ये और ओनो एक कैफे में बैठकर बात करते हैं कि अब अपने घर पे लड़कियां और बिल्ली दोनों है, जहाँ ओनो बताती है कि एक्चुअली में वो एक बिल्ला है। आगे रियो कहती है कि आज अगर ग्रैंड माँ जिंदा होती तो उनको खुशी होती कि आज उनका पोता कितना पॉपुलर है। ओनो को फिर ये सब देख करके एक इंसिडेंट याद आता है जब ग्रैंड माँ ने उन सभी को एक न्यू नाम दिया था, जो उनको आज तक समझ नहीं आया कि उनको ये नाम क्यों दिया। इधर हाटोस बिल्ली के लिए खाना लेकर आता है, जहाँ देखता है कि बिल्ली तो कहीं और चढ़ी हुई है। वो उसको वहाँ से भगा देता है और तभी वो देखता है कि उधर एक फोटो पड़ी हुई है और वो देखता है कि ये फोटो तो इन्हीं 5 लड़कियों की है और फोटो के पीछे इन 5 लड़कियों के अलग अलग नाम लिखे हैं। वेल इधर हम इस बूढ़े को देखते हैं जो कि इन 5 लड़कियों को कहता है कि तुम लोगों को अपना मिशन याद है ना, मैंने तुम्हें पैसे लगाए हैं और ये कैफे तबाह हो जाना चाहिए। आगे हम हैटो और ऊका को एक साथ चलते हुए देखते हैं। हैटो कहता है कि लेकिन तुम्हारे पापा को मुझसे क्यों मिलना है? अरे मुझे नहीं पता, बस उन्होंने तुम्हें बुलाया है। फिर वो पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे अपनी बहन के घर पे गई थी और वो बात कर ही रही थी, तभी उसके फादर आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम बहने क्या बात कर रही हो। उसकी बहन बताती है कि इसके कैफे का ओनर काफी स्मार्ट है और काफी सारी लड़कियां उससे प्यार करती हैं और वो 19 साल का है। ये सुनते उसकी बाप की थोड़ी सी किलस पड़ी थी और फिर वो अपनी ऊका को कहते हैं कि अगली बार आओगी तो उस कैफे के ओनर को जरूर लेकर आना। ये जो सुन के हैटो समझ चुका था कि शायद उसके फादर को डाउट है कि इतना यंग लड़का मेरी बेटी को कैसे संभालेगा। ये सब सुनते ही अपनी ऊका उस पर चिल्लाती है क्योंकि बेचारी कुछ और समझ चुकी थी। इधर हम देखते हैं कि वो फाइनली उसके फादर से मिलने आ चुका है। वही हमें कुछ पल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर उसकी बहन को चुपके से सुन रहे थे, जहाँ सब झूठ झूठ बताती है कि वो तो एक्चुअली में उसका बॉयफ्रेंड है। इधर आती ऊका के फादर उससे कहते हैं कि बेटा तुम कब से इसको जानते हो? हैटो कहता है कि मैं इसको सिर्फ 7 महीने से ही जानता हूँ। वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ आने वाले भविष्य का क्या प्लान है? हैटो कहता है कि मैं पिछले 1 साल से इस बारे में सोच रहा हूँ और वो सब चीजें ऊका के ऊपर है, उसको जो करना है वो करके रहेगी। तभी उसके डैड कहते हैं कि मुझे ये बताओ ऊका के लेके तुम्हारे क्या प्लान है? वो कहता है कि ऊका मेरे परिवार की तरह है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बस 1 साल का टाइम दे। वेल परिवार शब्द सुनते ही उसके डैड को यही लगता है कि शायद ये दोनों शादी करने वाले हैं। तभी चिल्ला उठते और कहते हैं कि नहीं शादी नहीं। तभी ऊका कहती है कि डैड आप चिल करिए, हम लोग सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। इधर हम देखते हैं कि इसकी बहनें ये सारी बातें सुन रही थी कि तभी इसकी मॉम आके कहती है कि क्या हो रहा है। वो कहती है कि यहाँ पे कैफे का ओनर आया है। दूसरी तरफ ऊका के डैड उससे पूछते हैं कि तुम कैफे तो चला रहे हो लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? हैया तो कहता है कि मैं पूरी मेहनत तो करूंगा, वो चली जाएगा। उसके डैड कहते हैं कि तुम मान लो ना सपोज करो नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? वेल फिर मैं अपना कैफे बंद करके कॉलेज चला जाऊंगा और वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद एक जॉब पकड़ लूंगा। अच्छा तो तुम कौन से कॉलेज में हो जरा बताओगे? सर मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी में हूँ। क्या तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में हो? तुम्हारा एडमिशन हो गया? तुम अटेंडेंस क्यों नहीं ले रहे? दरअसल मैं ब्रेक पर हूँ, मेरी दादी एक्सपायर हो गई लेकिन उनका सपना था कैफे का तो मैं उसी को पूरा कर रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप को तो तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व होगा ना। दरअसल मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए जिस वजह से मेरी दादी ने मुझे पाला। उसका बाप तब सोचता है कि ये लड़का तो छपरीपंती भी नहीं करता, यही लड़का है जिसकी मुझे वक्त से तलाश थी। तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, कॉलेज से निकलती तुम एलीटहुड में जाओगे और अपनी दादी का बिजनेस भी संभालोगे। शाबाश बेटा, अब मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। इधर तभी ऊका की मॉम आती है जहाँ देखते ही उसके हाथों से प्लेट छूट जाती है और अपने फुतारों के अंदर किसी मासाउने नाम के लड़के को ढूंढती है और आती कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर पाई, मैं कैफे में काम ज्यादा नहीं कर पाई, मेरा नाम यामा है। तो भाई मेरे लिए भी शॉकिंग था, मुझे भी लगा कि ये सारी लड़कियों की फोटो है लेकिन एक्चुअली में ये तो इनकी मदर की फोटोज हैं और यहाँ पे मसायामा जिसको कह रही है वो अपने हैटो का ग्रैंडफादर है। सच में भाई इसमें तो डेथ नोट से भी ज्यादा ट्विस्ट हो रहे हैं। तभी अपना फुटारो भाई अचानक से वो एल्बम लेके आता है जिसमें उसको पता चलता है कि वो तो अपने ग्रैंडफादर जैसा दिखता है। उसके ग्रैंडफादर का भी एक फैमिलिया नाम का कैफे था और भाई मुझे माफ करना ये ऊका की मम्मी नहीं, ऊका की ग्रैंड मदर है यानी कि दादी। जहाँ उसकी दादी बताती है कि वो हैटो के ग्रैंडफादर के कैफे में काम करती थी और फिर वो पूछती है कि अगर तुम उसके पोते हो तो जरूर उसने किसी से शादी करी होगी, उसका नाम बता सकते हो? जहाँ अपनी दादी का नाम लेता है मेरी दादी का नाम साची को है। वेल ये सुनते ही ऊका की दादी वहीं पे रोने लगती है और कहती है कि फाइनली मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है। तभी फुटारो बताता है कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए और मेरी ग्रैंड मदर तो इसी साल एक्सपायर हुई। हैटो बताता है कि ऊका और बाकी वेट्रेस ने ही उनकी हेल्प करी। जहाँ ऊका कहती है कि मुझे वो दिन याद है जब ग्रैंड मदर ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा सोने दो और वो सोते सोते ही चल बसी। हैटो फिर तब पूछता है कि आपने अभी भी कहा था कि आपको एक प्रॉमिस पूरा करना था। ग्रैंड मां बताती है कि हाँ किसी काम के चलते मैंने तुम्हारे दादा को प्रॉमिस किया था कि मैं कैफे जरूर आऊंगी और उसके बाद से मैं कभी ना आ पाई। इधर बाहर हम देखते हैं कि अपना हीरो बाहर आ ही चुका है जहाँ ऊका के फादर कहते हैं कि हैटो अगली बार जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए विस्की रेडी रखूंगा। वार्निंग, शराब सेहत के लिए हानिकारक है तो उससे थोड़ा दूर रहें। लड़कियां कहती कि डैड आप कैसे बोल रहे हैं, वो भी 19 साल का ही तो है। अरे कोई नहीं, बड़ा तो हो ही जाएगा, जब 20 साल का होगा तब पी लेंगे। तभी ऊका की बहन कहती है कि पुलिस ऑफिसर होते हुए आपको सब नहीं बोलना चाहिए और फुतारो हैरान हो जाता है कि क्या ये एक पुलिस ऑफिसर है। इधर अपना हैटो और ऊका ये दोनों ही चलते हैं जहाँ ऊका कहती है कि ऐसा हो सकता है कि ग्रैंड माँ एक दूसरे के टच में रही हो, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। फुतारो कहता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सारी ग्रैंड माँ एक साथ रही और इन्होंने सोचा कि ये अपनी ग्रैंड डॉटर्स को भी यहाँ कैफे में डालेंगे। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस होगा लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं। ऊका कहती है कि रियो और अकाने के लिए तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था, तुम्हें नहीं लगता हमें पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कोई रीजन है या कोइंसिडेंस था? हैटो कहता है कि यार मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे तो लग रहा है कि ये बस एक तुक्का ही था।
था, लेकिन जरूर इस सबके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी, इसके बारे में हम जरूर पता लगाएंगे। तभी उनके रास्ते में गाड़ी रोक के यही बूढ़ा आता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे कैफे में गया था तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। तभी हीरो उनके पास आके कहते हैं कि तुम्हें क्या काम है, क्या चाहिए? सच में बड़े होकर तुम्हारी शक्ल तुम्हारे दादा जैसी होती आ रही है। अच्छा तुम्हें मेरे दादा के बारे में पता था, जरा बताना कैसे थे? तभी भाई ये बूढ़ा उसके मुंह पे सिगार का धुआं फूंक के आगे चला जाता है। इधर हीरो घर आता है और तभी सारी लड़कियां काफी पैनिक कर जाती हैं और हीरो को एक पर्चा देती हैं और कहती हैं कि वो बूढ़ा यहाँ पर आया था। उस पर्चे में लिखा था कि ये बूढ़ा अपना कैफे खोल रहा है 1 अक्टूबर को, जो कि बीच के पास रहेगा। तभी लड़की और अपना हैटो भागते हुए आगे की तरफ जाते हैं और हैटो ये देखकर कहता है कि मुझे लग तो रहा था यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन सी हो रही है। जहाँ वो कैफे का नाम पढ़ते हैं कैफे रेस्टोरेंट फैमिली, और ये लोग समझ चुके थे कि इस बूढ़े ने उनका नाम कॉपी किया है। और तभी देख के हैरान थे कि उस कैफे से जितनी लड़कियां बाहर आती हैं वो भी एकदम हूबहू कॉपी ड्रेस पहनती हैं। और ये बूढ़े का शुरुआत से प्लान था क्योंकि उसको भी अपने कैफे के लिए कुछ गॉडेस चाहिए थी। इधर हीरो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये चीज काफी गलत जा सकती है। इधर उन्होंने फोटो देख के कहती है कि मैं तो यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पापा के ग्रैंड मास्टर यहाँ पर थे। अकाने कहती है कि मैं तो जॉब के लिए आई थी और यहाँ मुझे बीच दिखा तो मैं यहाँ पे आ गई। रियो कहती है कि मैं ऐसी जगह काम करना चाहती थी जहाँ पे कोई मुझे नहीं जानता। तभी युगा खड़ी होकर कहती है कि इसका मतलब हम सभी लोग अपनी मर्जी से आए हैं। आगे वो कहती है कि है तो इसका मतलब यही है कि ये एक कोइंसिडेंस है और हम सभी वापस रीयूनाइट हुए हैं ताकि हम सभी इस कैफे को बचा सके। रियो बात करती है कि लोग कितने बुरे हैं, उन लोगों ने हमारी ड्रेसिंग सेंस भी कॉपी कर ली। तभी उन्होंने कहती है कि मैं तो ये सोचना चाहती हूँ कि लोग मेन्यू में क्या डालते होंगे, उनकी कॉफी कितनी टेस्टी होगी। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि चलो फिर हम किस दिन वहाँ जाके ही पता लगाते हैं। जैसे उन्होंने जासूसी करी वैसे हम भी जासूसी करेंगे। अगली सुबह ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि पहले दिन ये तो चकाचक भरा हुआ है, इसके सेकंड फ्लोर में भी काफी भीड़ जमी हुई है। इधर ये लोग भेष बदल के तो आए हैं लेकिन एमी तो एकदम चोर बनी हुई है। तभी वहाँ पे एक वेट्रेस आके कहती है कि आपका ऑर्डर क्या है। हीरो कहता है कि हमें कुछ मिनट और चाहिए सोचने को। तभी वो कहती है कि जल्दी ऑर्डर करो बेवकूफो, मुझे 36 काम और है, और ये बोल के वहाँ से चली आती है। इधर रुका हैरान थी कि भला कोई अपने कस्टमर से इतना बुरा कैसे बात करेगा। तभी वहाँ पे एक और वेट्रेस आती है जो कि पूरी एमी की कॉपी थी और वो भी वही फालतू हरकतें और इधर उधर का ज्ञान पेलती है। एमी को बहुत गुस्सा आता है लेकिन अकाने उसको कंट्रोल करती है। तभी उस फ्लोर पे अपनी अकाने की भी कॉपी आ जाती है जहाँ लोग उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, और वो थिरकते हुए कहती है कि वो ब्राजील से हैं। तभी वहाँ पे एक और वेट्रेस आती है जो कि अपनी ओनो की कॉपी थी और वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास मेन्यू में क्या क्या है। वो घबरा जाती है और स्टूपिड सी हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करना है, जिसे देखकर उनको भी शर्म आती है कि क्या ये मेरी कॉपी है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि कहती है कि हम यहाँ पे फ्रोजन खाना बेचते हैं जो कि काफी बढ़िया होता है, तुम समझ गई सुपरस्टार रियो, तुम्हारा कैफे रेस्टोरेंट फैमिली में स्वागत है। इधर लोग शाम के वक्त में बीच के किनारे वॉक करते हुए आते हैं जहाँ रियो सोचती है कि मैं स्टार हूँ, अभी भी ट्रेंड में चल रही हूँ, एक काम करती हूँ अपने कैफे की एक वीडियो बनाकर उसको पॉपुलर करती हूँ। इधर का यही सोचती है कि उनका ड्रेस कितने अच्छे मटेरियल से बना था। अकाने सोचती है कि उनकी कॉफी बीन्स हाई क्वालिटी की थी, ऐसा लगा एक लग्जरियस कॉफी पी रही हूँ। उन्होंने भी यही सोचती है कि उनका खाना कितना बढ़िया था, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए ऑप्शंस थे और ये सारे खाने उन्होंने अकेले नहीं बना सकती। जहाँ लड़कियां यही सोचती हैं कि शायद ये वो कैफे नहीं है जहाँ पे लड़कियां बस घूमती रहे। हीरो यही सोचता है कि यार मेरा शॉट मुझे बैकफायर हो गया, मैंने सोचा था इनको वहाँ दिखाऊंगा लेकिन ये तो डिमोटिवेट हो गई। हैटो भी यही सोचता है कि उनका कैफे हमसे 3 गुना बड़ा है, उनके वहाँ पे पार्किंग भी है, बूढ़े के कनेक्शन से उनको खाना काफी सस्ते रेट पे मिला होगा। प्राइसिंग की बात करें तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है उनके सामने, लेकिन अगर आज मेरी दादी जिंदा होती तो शायद वो उस बारे में कुछ कर पाती। तभी युगा कहती है कि मैं सबसे क्यूटेस्ट ड्रेस बना के दिखा दूंगी कि किसकी ड्रेस बढ़िया है। अकाने कहती है कि मैं बरिस्टा इतना बढ़िया बनाऊंगी कि बीन्स रो पड़ेंगी। ओनो कहती है कि मैं इस बार और ज्यादा डिलीशियस खाना बनाऊंगी। एमी कहती है कि मैं लोगों को इस बार कुछ ज्यादा एंटरटेन करूंगी। ये सारी लड़कियां काफी मोटिवेटेड हो चुकी थी और उनका बस एक ही ड्रीम था कि ये लोग अपना कैफे बचाएंगी। इधर हीरो भी उनकी बहादुरी को देख के मोटिवेट हो चुका था और वो प्रॉमिस कर लेता है कि वो भी इनके साथ मिल करके अपना कैफे बचाएगा। वेल अगली सुबह हमें इस कैफे फैमिली का सीन दिखाया जाता है, ये पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। वहीं इधर उका देख के हैरान थी कि भाई उनका बिजनेस तो बहुत कम हो गया है, कोई आ ही नहीं रहा है। तभी अपना है तो आके पूछता है कि तुम्हारे डिजाइन रेडी है हेलोवीन वाले। वो कहती कि हाँ मेरे डिजाइन रेडी है लेकिन मैंने सोचा था कि वो ऊनो के मेन्यू के साथ लॉन्च करूंगी, लेकिन लगता है ऊनो का मेन्यू अभी तक तैयार नहीं हुआ है। आगे इधर ऊनो इन सभी को बताती है कि हमारे पास जो मेन्यू है वो शुरू से ग्रैंड माँ का बनाया हुआ है। ग्रैंड माँ ऑलरेडी 3 स्टार शेफ थी जिस वजह से इस मेन्यू के अंदर और कुछ एड ऑन करने बचा नहीं। आगे इधर अपनी ऊनो काफी मेहनत करती है। तभी हैटो कहता है कि इतनी रात को भी तुम काम कर रही हो। वो कहती है कि मुझे अपनी पूरी मेहनत देनी पड़ेगी, मैं पूरी जी जान लगा रही हूँ। हैटो कहता है कि एक्चुअली मैं तुम कुछ नहीं कर रही हो, तुम बस मेरी दादी की डिशेस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हो। तुम्हें मैंने बोला भी था कि सोशल मीडिया पर जो डिश ट्रेंड में है उसी को बनाओ, लेकिन तुम मेरी दादी की किसी भी डिशेस को लेकर के यूनिक निकालने की कोशिश कर रही हो। हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरी दादी को पुराने वक्त से जानती हो इसलिए तुम ये सब कर रही हो, लेकिन अब इस कैफे के कुछ नियम चेंज हो चुके हैं। लेकिन अब कैफे का वो मकसद नहीं रहा जिसके लिए तुम यहाँ पर आई थी। जरा तुम इस मेन्यू को देखो, इस मेन्यू को देख के लगता है कि ये इस कैफे को बचा पाएगा। मेरी दादी ने ये बहुत पहले कैफे बनाया था, पता नहीं क्यों अभी तक हमारा कैफे चल रहा है। इसका रीजन यही रहा होगा कि हमारा कैफे आए दिन बुक होता था, आसपास कोई कंपटीशन भी नहीं था। मेरी दादी एक 3rd स्टार शेफ भी थी, सब चीज अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने कैफे को कभी रेस्टोरेंट स्टाइल में डेवलप नहीं करा। मेरी दादी ने कैफे इसलिए खोला था ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और ज्यादातर वक्त अपने पोते के साथ रहे, इसलिए वो इस मेन्यू के साथ है क्योंकि यही मेन्यू इनके गोल फुलफिल कर पा रहा था। तो तुम जितनी कोशिश कर लो वो बेकार है। असल में हमारे कैफे को एक न्यू तरीके से मॉडर्नाइजेशन चाहिए और कुछ न्यू डिशेस चाहिए। मुझे पता है तुम इजीली कर सकती हो, लेकिन तुम ग्रैंड माँ की चेन में आज भी बंधी हुई हो। तभी हैटो कहता है कि ग्रैंड माँ का कैफे नहीं रहा, अब ये कैफे मेरा है, तो तुम्हें अपने ओनर की बात माननी पड़ेगी। तुम ग्रैंड माँ की चीप कॉपी बनना चाहती हो या खुद का यूनिक करना है। तभी उनकी बातें फिर बाकी लड़कियां भी सुन लेती हैं। आगे वो सभी लोग आकर के एक एक करके अपनी ओनर को मोटिवेट करते हैं कि तुम ये कर सकती
हो। ओनो भी खुश होकर कहती है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी। ओनो भी यही सोचती है कि मुझे अब कुछ अलग करना होगा और मुझे ये चेन तोड़नी होगी। इधर रियो यहाँ सोचती है कि यार ये इतना मेहनत कर रही है हायाटो के लिए, मुझे भी कुछ करना होगा। इधर अगली सुबह अपनी रियो गोभी मार्केट जाती है और सोचती है कि उसको कौन सा लेना चाहिए कि तभी यहाँ पे दूसरे कैफे की लड़की भी आती है और उसको देख के कहती है कि तुम यहाँ पे गोभी ले रही हो अपने कैफे के लिए। आगे उसको चिढ़ाने लगती है कि तुम्हारा कैफे तो अब डूबता जा रहा है, अब तुम क्या करोगी। जहाँ अपनी रियो कहती है कि मेरे पास एक स्पेशल मूव है जो कि मैं इस्तेमाल करूंगी। क्यों? वही मूव जिसके कारण तुम हर बार जमीन पर गिरती हो। आगे अपनी रियो को डेथ स्टेयर दे करके वहाँ से चली आती है। इधर कैफे में सभी लोग बहुत खुश थे कि अपनी ओनो ने फाइनली काफी अच्छी डिश बनाई है। वो एकदम यूनिक डिश थी जिसे देख करके अपना प्रोटैगनिस्ट बहुत खुश हुआ। आगे ओनो बताती है कि अकाने ने भी उसकी बहुत मदद करी और उन्होंने एक नई डिश तैयार कर दी है जिसका नाम पिमावेरा है। इधर ओनो फिर अपने प्रोटैगनिस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि क्या हम इसको अपनी मेन डिश बना ले। हीरो हाँ करता है। जहाँ ये लोग सोचते हैं कि अब इसका प्राइस क्या रखा जाएगा, तभी उनको आइडिया आता है कि उनको रियो से पूछना चाहिए क्योंकि उसको मार्केट की ज्यादा नॉलेज है। जहाँ वो लोग बात करते हैं कि रियो सुबह सुबह सब्जी लेकर आई और वो वापस चली गई। अब ये लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि रियो अब कहाँ चली गई। जहाँ तभी हम लोग देखते हैं कि रियो उनकी ग्रैंड माँ के कुछ दोस्त और काफी कस्टमर्स को लेकर आई है। दूसरी ओर हम इस कैफे की लड़की को देखते हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है अपनी प्रमोशन के लिए। आगे ये काम इनको काफी ज्यादा हेप्टिक लगता है और फिर ये लड़कियां बात करती हैं। जहाँ लड़की कहती है कि मुझे काम बहुत ज्यादा ही बोरिंग लगता है, मुझे अपने आप को एक अच्छे से आइडल स्टार की तरह ट्रीट करना है, मुझे उस गवाह सड़ी सी रियो जैसी गंदी जिंदगी नहीं जीनी। आगे तभी यूनिक की क्रू मेंबर आती है और कहती है कि फैमिलिया में देखो क्या हो रहा है। वो लोग जाती देखते हैं कि पूरी भीड़ लगी हुई है, अभी तक उनका कैफे खुला नहीं है। तभी वो सभी लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें दिखाया गया है कि अपनी रियो ने कैसे अपनी ब्रांडिंग का इस्तेमाल करा। वहाँ पे उन्होंने अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनी, नए नए डिशेस को इंट्रोड्यूस करा। जहाँ रियो उस वीडियो में बता रही है कि वो स्टार बन चुकी है, उसके पास ज्यादा काम भी नहीं है तो इस कैफे में काम करती है और वो चाहती है कि आप सभी लोग मिल करके इस कैफे को एक बार जरूर विजिट करें। वही तरह हमें दिखाया गया था कि इस टीवी एंकर को भी लाए थे। जहाँ रियो का प्लान है कि अपनी पूरी आइडेंटिटी रिवील कर देगी। इधर हमें दिखाया था कि रियो फिर अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, कैफे खोलो ना। उसके बाद दोस्तों गेट खुल चुका था। फिर हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ खचाखच अपना रेस्टोरेंट पूरा भर चुका है। इनकी ड्रेसेस की भी लोग तारीफें कर रहे हैं, इनके नए फूड की भी लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं। इधर हीरो भी बहुत खुश था कि इतने वक्त से उनका फाइनली बिजनेस चल पड़ा है। जहाँ अकाने शुक्रिया करती है रियो का और अपनी ओनो की डिश का। इधर फिर अपना प्रोटैगनिस्ट ओनो से बात करता है कि रियो के जो पुराने फैंस हैं वो सभी लोग इधर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रियो फिलहाल टेम्पररी बिजनेस पर्पसेस के लिए बाहर जा रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बिजनेस सिर्फ रियो के नाम से चले, जब रियो आए तो हमारा बिजनेस चले, जब ना आए तो हमारा बिजनेस खाली रहे। इधर रियो फिर अपने यूट्यूब पे देख रही है कि कैसे वो लड़की भीख मांग रही है सबसे कि प्लीज हमारे कैफे में आइए वरना हमारा कैफे बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो देखती है कि उसी के कुछ कलीग्स खाने के लिए उस जगह से लेकर आए हैं। जहाँ अपनी कलीग्स पे चिल्लाती है कि तुम हमारे राइवल्स का प्रॉफिट क्यों कर रहे हो। वो कहती है कि हमें तो बस टेस्ट करना है कि उनका खाना कैसा सा है। आगे एक और लड़की आती है जो कि उसको चिढ़ाती है कि क्यों तुम्हारे फॉलोअर्स यहाँ पे नहीं आए हैं, इतने वक्त से हमारा रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है और इंटरनेट पे इनकी डिशेस की बस तारीफें हो रही हैं। हमें एक बार ओनर से पूछना पड़ेगा कि क्या वो हमें थोड़ा वक्त दे सकते हैं। तभी लड़की कहती है कि मुझे नहीं लगता, वो बस यही बोलेगा कि तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि ऑब्वियसली उसने ये रेस्टोरेंट सिर्फ उनको कुचलने के लिए खोला है। आगे लड़की कहती है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मैं उस जैसी लड़की से तो बिल्कुल नहीं हार सकती जो कि टीवी प्रोमोज में गई, काफी फेमस भी हुई, उसके बाद भी इसने सब छोड़ने की कोशिश करी और वो अपने फेम का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रो कर रही है। मैं ऐसी लड़कियों से कभी जिंदगी में भी हार नहीं मान सकती। हम सभी के लिए बेहतर यही होगा कि हमें अपने काम पे लगना होगा। वेल तभी वो लोग देखते हैं कि अपनी रियो उनके कैफे आई है। वो इनके लिए वो सारा खाना लाई थी। जहाँ तभी वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी अपनी रियो को समझाती है कि तुम्हें क्या लगा कि बिजनेस बंद हो जाएगा, तुम्हें अभी भी यही लग रहा होगा कि ये सब मेरे फेम की बदौलत हुआ है। तुम थोड़ी क्यूट और गोरी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पे भी फिट हो जाओगी। तुमने अभी तक सिंगिंग और एक्टिंग शुरू भी नहीं करी है, तुम्हें थोड़े फॉलोअर्स क्या मिले, तुम्हें लगा कि तुमने पहाड़ उखाड़ लिया है। तुम्हारी जैसी न जाने कितनी सारी क्यूट और अच्छी लड़कियां हैं जो बहुत मेहनत करती हैं तब भी उनका नहीं हो पाता है। आगे सारी लड़कियां उसको डिफेंड करते हुए कहती हैं कि ये वोकल सिंगिंग ट्रेनिंग लेती है, ये हर दिन 2 यूट्यूब वीडियोस अपलोड करती है। जहाँ अपनी रियो उसके कान के पास आके कहती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तुम आखिर में हार जाओगी। वो बेचारी फिर वही रोने लगती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं बहुत आगे निकलूंगी। अपनी रियो कहती है तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अंत अब आने वाला है। तभी रियो देखती है कि भाई वो तो लाइव स्ट्रीम कर रही थी और फिर उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे चक्कर में मेरी इमेज थोड़ी खराब हो गई होगी और फिर वो चुपचाप वहाँ से चली आती है। इधर तभी वो सभी सोचते हैं कि इसने तो तुम्हें कुछ ज्यादा बोला ही नहीं। जहाँ लड़की भागते हुए अपने फोन को चेक करती है और सोचती है कि पूरी स्ट्रीम रिकॉर्ड हो गई होगी और तभी लोगों के कमेंट्स देखती हैं जहाँ लोग रियो को बहुत गाली दे रहे हैं कि इसका असली चेहरा सामने आ चुका है, ये कितनी बुरी लड़की है, हम इसको कभी नहीं देखेंगे। वहीं कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारी सीनियर है, उसे डरने की जरूरत नहीं। आगे रियो रियलाइज करती है कि वो जानबूझ के यहाँ पे आई थी ताकि वो इसकी मदद कर सके। इधर फिर तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना हायाटो बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहा था और रियो को कहता है कि मैंने सब देखा आज जो भी हुआ। वो बताता है कि कैसे ये वहाँ पे पहुंची, उसने उस लड़की को इंसर्ट करा और ये सब चीज लाइव स्ट्रीम में रिकॉर्ड हो गई। रियो कहती है तो क्या उससे हमारे कस्टमर्स और गिर गए क्या। फुटारो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आगे में दिखाया जाता है कि भाई अपनी रियो का बर्थडे है आज और उसको सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। जहाँ हायातो कहता है कि मैंने तुम्हारे रेज्यूमे पढ़ लिया था। आगे इधर हम देखते हैं कि ये लोग सुबह सुबह अपने कैफे पे सक्सेसफुली काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें ये लड़की दिखाई जाती है जो कि बीच पे बैठी हुई थी। इनका रेस्टोरेंट अपने हायातो ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। जहाँ बूढ़ा इसी लड़की पे चिल्लाता है कि ये तुम लोगों की गलती है, तुम्हें मैं सिर्फ 3 दिन दे रहा हूँ, उसके बाद मेरा कमरा खाली कर देना और ये सब जो मेरा नुकसान हुआ है उसका भुगतान तुम करोगे, तुम मेरे लिए पैसे लेकर आओगे। जहाँ उसकी हेल्प के लिए रियो वहाँ पर आ चुकी थी। इधर तभी हम देखते हैं कि बाकी लड़कियां अपने
अपने हायाटो के कैफे आती हैं और अपनी दुख भरी कहानी सुनाती हैं। वो बताती हैं कि उनके पास अब और कोई काम नहीं रहा है, उनको 3 दिन के अंदर अपना घर भी खाली करना होगा। अकाने को ये बातें पसंद नहीं आती तो वो वहीं पे कहती है कि तुम हमारे पास क्यों आई हो, तुम वहीं पे रहो जहाँ पे तुम्हें रहना है। इधर अपनी गॉडेस सोचती है कि यार इनके साथ तो बहुत गलत हुआ है, हमें इनकी कुछ हेल्प करनी ही होगी। ऊका और उन्होंने सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर हायाटो से इस बारे में बात करेंगे। इधर ये लड़की बताती है कि जब से उनकी बूढ़े से लड़ाई हुई है, उस बूढ़े ने अपने कनेक्शन के दम पे उसके एजेंसी काम को रुकवा दिया है। जिसे देख के रियो कहती है कि बुरे वक्त हालात आते जाते रहते हैं, तुम्हें खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसकी बातें सुनकर ये लड़की रो जाती है और डायरेक्ट अपनी रियो से गले मिलके कहती है कि आप बहुत अच्छी हो। इधर भाई अपना हायाटो भी दरवाजा खोल अंदर आता है और वो देखता है कि भाई 10 लड़कियां अपने कपड़े चेंज कर रही है। इसे देख के अपनी ऊका डायरेक्ट अपने प्रोटैगनिस्ट के मुंह पे चप्पल मारती है। हीरो यही कहता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं जब भी आऊँ तुम लोग कपड़े बदलती रहते हो। आगे ऊका बताती है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, एमी ने आके हमारे ऊपर कॉफी गिरा दी। इधर हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां बात कर रही थी कि कैसे ये लोग हायाटो को कन्विंस करेंगी। जहाँ तभी एमी जैसी इन सभी के लिए कॉफी लेकर आती है। एमी और इस लड़की की लड़ाई होती है और ये लोग टोर्नेडो स्पिन से पूरी कॉफी गिरा देते हैं। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि तुम इन सभी को कॉफी क्यों पिला रही थी। लड़कियां इनकी पूरी हालत बताती है और कहती है कि आज से हमारे साथ ही रहेंगी। हीरो देख के थोड़ा गुस्से में आ चुका था और कहता है कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। फिर हीरो उन सभी लड़कियों को एक साथ बैठा करके उनसे इंट्रोडक्शन पूछता है। ये लड़की बताती है कि इसका नाम रिरिका है और ये 19 साल की है। दूसरी का नाम माओ था जो कि एक पार्ट टाइम मॉडलिस्ट है। तीसरी का नाम मियोमी है जो कि अपने कॉलेज के 3rd ईयर में है और उसको खाना बनाना बहुत पसंद है। इसका नाम योशिनो है जो कि 19 साल की है। और आखिरी वाली का नाम टीना है जो कि 18 साल की है और उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। तभी हायाटो कहता है कि ठीक है तुम अब ज्यादा ज्ञान मत पिलो यहाँ पे, मैं तुम्हें बस 3-4 दिन के लिए यहाँ पे रहने दूंगा, उसके बाद अपना टाइम निकाल के अपने अपने घर चले आना। ये सुन के सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं और उनको देखते देखते हमारे कैफे की लड़कियां भी आ चुकी थी। जारेओ और रिरिका अपने यूट्यूब काम में लग जाती हैं। वैसी बाकी लड़कियों ने अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लड़कियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। इधर अपना हायाटो फिर अपनी ग्रैंड मदर की फोटो देख के कहता है कि आज अगर आप जिंदा होती तो आप भी वही करती जो मैंने करा। वेल उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग डिनर में बैठी हुई थी जहाँ ऊका सबको बताती है कि वो इनके लिए भी क्रिसमस ड्रेस बनाएगी। लेकिन भाई अपने प्रोटैगनिस्ट को समय के साथ काफी ज्यादा शोर फील हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि ये 5 लड़कियों के डिफरेंट वर्जन अब डबल हो चुके हैं। आगे अगली सुबह अपना प्रोटैगनिस्ट एकदम एग्जॉस्ट हो चुका था। जहाँ रिरिका उसके पास आती है और अपना प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि तुम अपने कर्जे के ऊपर डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसका कुछ इंतजाम करता हूँ। ये सब सुन के रिरिका को काफी ज्यादा खुशी मिलती है। जहाँ उनकी दोनों की बातें सुन के अपनी अकाने और रेयो थोड़ा जेलस फील करती हैं। जहाँ फिर अपने आप को थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए ये लोग माओ के पास जाते हैं। जहाँ रेयो पूछती है कि रिरिका भी एक आइडल है, उसका कोई ना कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड तो होगा ही। तभी भाई ये मस्ती में थी और ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये तुमसे तुम्हारा हायाटो नहीं छीनेगी। आगे वाली ये सभी लोग मिलकर के खाने के टेबल पे बैठे हुए थे। जहाँ तभी अपना प्रोटैगनिस्ट रिरिका को कहता है कि एक काम करना, खाना खत्म होती ही रात को मेरे कमरे में आना। ये सुन के अकाने और रियो थोड़ा शक करते हैं और हम देख सकते हैं कुछ वक्त बाद ही अपनी अकाने और रियो दोनों ही अपने हायाटो के कमरे की जासूसी करती हैं। जहाँ तभी उनको माओ भी ज्वाइन कर लेती है और वो कहती है कि आइडल लोग बड़े चालाक होते हैं, ये कब फंसा ले किसी को पता नहीं चलता। इधर वो लोग आवाज सुनते हैं जहाँ रिरिका कहती है कि मैं तुम्हें सारी चीजें दिखाने को तैयार हूँ। जहाँ तभी ये माओ कहती है कि इसने अपनी वो चीजें दिखा दी। इसे सुन के अकाने और रियो कहती है कि नहीं नहीं अपना हायाटो इतना गंदा नहीं है। तभी उनको हायाटो की तरफ से आवाजें आती हैं कि तुम्हें सिर्फ दिखाना ही नहीं है, तुम्हें वो सारी चीजें करनी है जो मैं तुम्हें बोलूंगा। और सुनते ही भाई लोग दरवाजा खोल के कहती है कि क्या हो रहा है। और इधर उनको पता चलता है कि बेसिकली यार ये लोग जो है नवंबर के प्लान का डिस्कशन कर रहे हैं डिनर के बाद। जहाँ लोग यही सोच रहे हैं कि बूढ़ा अपना आधे दाम पर रेस्टोरेंट कैसे बेचेगा। आगे हम इन सभी लड़कियों को बीच के पास देखते हैं जहाँ रिरिका का प्लान था कि अब वो उस बूढ़े के पास जाएगी। इधर माँ उनसे बात करती है कि हायाटो का रूम काफी अच्छा है ना। इधर ये बूढ़ा बात करता है कि मैंने जो रेस्टोरेंट 1,30,000 में बना है वो मैं वाला 60 लाख में क्यों दूंगा, और अगर दी भी दिया तो इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे। वो कहती है कि इतने पैसे मैं नहीं हायाटो देगा। दरअसल हम लोग उसी के घर पे प्यार से रह रहे हैं ताकि उससे बात करके उसकी टेक्निक्स को चुरा लिया जाए और मौका मिलते ही उसी के कैफे को कुचल देंगे। मैं नहीं चाहती मैं इतनी इजीली हार मानूं। ये प्लान सुनकर इस बूढ़े को काफी ज्यादा खुशी होती है। वही लड़की आगे घर पे आकर के अपने हायाटो की ग्रैंड माँ से माफी मांगती है क्योंकि उसको सब करने को अपने हायाटो ने बोला था और ये सारा प्लान हायाटो का था। इस लड़की को बहुत दुख होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये तो विलन बन गई। तो वो अपने हायाटो को एक एग्रीमेंट देती है और कहती है कि जब तक मैं तुम्हारा कर्जा ना चुका दूं मैं तुम्हारी यहाँ गुलाम रहूंगी। हायाटो कहता है कि तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है तुम्हारी जो इच्छा। इधर तभी बाकी लड़कियां भी आ चुकी थी जो कि रिरिका को कहती हैं कि अगर तुम ये रेस्टोरेंट खरीद लो रिरिका तो हम सभी लोग मिलकर के एक यूनिक डिश पे काम करेंगे। आगे लोग फुतारो को बताती हैं कि हम लोगों ने पास में ही ओल्ड ट्रेडिशन रूम में एक नया घर ले लिया है, तो आज से हम लोग तुम्हारे नेबर्स हुए। इधर लड़कियां बात करती हैं कि अपने हायाटो ने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है और बचा कुछ लड़कियों को दे दिया है, जिस वजह से अब हमें ज्यादा मेहनत से और सतर्क से काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कंपटीशन भी बढ़ गया है। आगे इधर अपना फुटारो यही सोचता है कि यार लगता है मैंने कुछ ज्यादा जल्दी उनकी हेल्प कर दी। वही एमी इसको कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे काम का फल जरूर मिलेगा। इधर ये सारी लड़कियां मिलकर के उनके रेस्टोरेंट के पास जाती हैं जहाँ देखती है कि रेस्टोरेंट पहले से बदल चुका है, उसका नाम चेंज होकर अब चियोदा डिनर हो चुका है। इधर वो लोग अंदर आकर के फूड टेस्ट करते हैं और उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट उनके खाने से खुश होकर कहता है कि ये बताओ तुमने अपने मेन्यू में जैपनीज फूड क्यों डाला। जहाँ तभी माओ बताती है कि इसके पेरेंट्स सोया कादर नाम का एक जैपनीज रेस्टोरेंट चलाते थे और वहीं से इसको जैपनीज फूड में इंटरेस्ट बढ़ा। जहाँ ओनो कहती है कि ये तो काफी एंशिएंट और पुराना रेस्टोरेंट है। वहीं तो वो लोग देखते हैं कि माओ पहले कुछ और होती है लेकिन जब खाना बनाने का वक्त आता है तो काफी सीरियस हो जाती है। इधर वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि कुछ हेल्प चाहिए होगी तो जरूर बताना। और कहती है कि मैं रिसेंटली ये लॉटरी जीती थी, रेस्टोरेंट के काम की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मैं चाहती हूँ कि
आप हयाटो को लेकर के साथ चली जाओ। वो शर्माते हुए कहती है कि भला हयाटो को ही मैं क्यों लेके जाऊँ। रिरिका बताती है क्योंकि आपको देख के कोई भी बता देगा कि आपको ओनर से प्यार है। जहाँ तभी रिरिका उसको मोटिवेट करते हुए कहती है कि आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, आप बेस्ट है, अगर आपने नहीं किया तो कोई उसको छीन लेगा। अगले सीन में अपना प्रोटैगनिस्ट और रियो एक कमरे में बैठे थे, जहाँ रियो यही सोचती है कि इसको कैसे बोलूं कि मैंने हॉट स्प्रिंग की टिकट जीती है। वो सबसे पहले तो कहती है कि हम लोगों ने काफी मेहनत कर ली है और हमें थोड़ा रिलैक्स चाहिए, तो क्यों ना हम लोग हॉट स्प्रिंग चले। प्रोटैगनिस्ट थोड़ी देर चुप होता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अपनी रियो धीमे धीमे उसके पास आकर कहती है कि मैंने एक लॉटरी टिकट जीता है, तो क्या कहते हो तुम और मैं साथ चले क्या। अपना है तो इस बारे में ज्यादा कुछ बोलता नहीं है कि तभी वहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है और उन सभी ने लॉटरी टिकट जीता हुआ था। ये देख करके रियो को बहुत गुस्सा आता है, उसको समझ नहीं आता कि इन लोगों ने इतनी टिकटें क्यों बांटी। आगे फिर ये सारी लड़कियां और अपना हयाटो ट्रेन की मदद से उस जगह पहुंच जाते हैं। जहाँ पहुंचते ही वहाँ की जो आंटी थी वो बताती है कि हमने 2 लोगों के लिए 3 रूम बुक कर लिया है। तभी लड़कियों की लड़ाई होती है कि हयाटो किसके रूम में रहेगा। जहाँ ये लोग आपस में फैसला करते हैं और उनका ड्रॉ हो जाता है, जिस वजह से एमी जीत जाती है। तो एमी अपने हयाटो के साथ रहेगी। अकाने भी यही सोचती है कि चलो एमी है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं इधर हम देखते हैं कि अपनी रियो को तो रिरिका का मैसेज आता है कि आज आप अपना काम कर देना। इधर ये लड़कियां हॉट स्ट्रीम बात लेती हैं, जहाँ दूसरी तरफ से उनको अंकल और हयाटो की आवाज आती है। अंकल हयाटो को चिढ़ा रहे थे कि बेटे तुम्हारी ब्रेड तो बहुत बड़ी हो गई। हयाटो समझाते कि अंकल ऐसी बातें मत करिए। इधर लड़कियां हयाटो के बारे में इस चीज के ऊपर डिस्कस करती हैं कि तभी यूकॉन को चिल्ला के कहती है कि तुम लोग चुप हो जाओ, मेरे पास एक नई स्कीम है, इसमें ये भी है कि हम लोग फैमिली बात भी ले सकते हैं। इधर अपना हयाटो रिलैक्स कर रहा था कि तभी एमी उसके पास आती है और कहती है कि खाना तैयार है। अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि रुको तुम इतना भाग क्यों रही हो, मुझे पता है तुम्हारा होम टाउन है और यही रीजन है कि तुम यहाँ पे आना नहीं चाहती हो, तुम चीजों को देख कर भाग रही हो। और वो वैसे ही करती है बार बार। जहाँ इन दोनों में से एक आंटी अपनी एमी को पहचान गई थी। इधर लड़कियां खाते वक्त बात करती हैं कि फैमिली हॉट टीम में कौन कहाँ जाएगा। भाई लड़कियां डिसाइड करती हैं कि हर 10 मिनट में एक एक लड़की जाती रहेगी और उनको जो करना है वो साथ में करते रहेंगे। अब भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, वही चीज थी, बाकी तुम सोच लो भाई क्या क्या होगा। इधर तभी वहाँ पर उनको इंटरप्ट करते हुए एक लड़की आती है और वो कहती है कि एमी क्या तुम यहाँ पर आई हो, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तभी एमी अपना चश्मा निकाल के कहती है कि क्या ग्रैंडमा ठीक हो गई। वो कहती है कि नहीं वो अभी तक ठीक नहीं हुई। जब एमी यहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं तब तक घर नहीं आऊंगी जब तक ग्रैंडमा ठीक नहीं हो जाती। फिर ये लड़की अपने हैट और बाकी लोगों को सारी बात बताती है। वो बताती है कि एमी की मम्मी पापा एक हादसे का शिकार हो गए थे, जिस वजह से उसको उसकी ग्रैंडमा ने ही पाला और उसके साथ वो काफी अनाथ बच्चों को भी पालती थी। जहाँ ग्रैंडमा बताती है कि उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट वक्त वो था जब वो अपने कलीग्स के साथ टोक्यो के कैफे में काम किया करती थी। आगे बताती है कि एमी जब अपने घर पहली बार आई थी तो उसकी ग्रैंडमा उसको पहचान भी नहीं पाई थी। अपना हीरो यही सोचता है कि यार उसकी लाइफ तो बिल्कुल मेरी तरह थी, मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे थे जिस वजह से मेरी ग्रैंड मदर ने ही मुझे पाला। और फिर आगे अपना भाई जब रेडी होकर आता है तो एमी चाहती थी कि वो उसके साइड में सोए। जहाँ अपना हयाटो कहता है कि तुम्हारी बहन ने हमें सब बताया और ये भी बताया कि उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है जिस वजह से उन्हें एडमिट कर दिया गया है। इधर अपनी एमी बस यही चाहती थी कि कैसे ना कैसे करके डॉक्टर एक ऐसी मेडिसिन बना दे जिससे उसकी ग्रैंडमा ठीक हो जाए और वो तभी उनसे मिलने जाए। हयाटो ये सब बात सुन के कहता है कि वैसे तो तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आज भी मैं रिग्रेट करता हूँ कि अपनी ग्रैंडमा के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाया। इधर तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया आता है जहाँ हयातो के जो ग्रैंडफादर थे उनका रिलेशन भी एमी की ग्रैंडमदर के साथ एकदम वैसी था जैसे हयातो और एमी का आज है। जहाँ हमें फिर हयातो की दादी भी दिखाई जाती है। तभी हयातो उठता है, उसको रियलाइज होता है कि ये तो एक सपना था। इधर तभी उसके सामने एमी आती है जो कि बड़े अच्छे मूड में थी और वो कहती है कि मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ और अब मैं अपनी ग्रैंडमा से मिलने जा रही हूँ। वेल आगे फिर हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर अपनी एमी जाकर के हर किसी पेशेंट को डराती है और उनके साथ थोड़ी मस्ती करती है। जहाँ तभी बाकी लड़कियाँ और अपना हयातो उसको शांत कराते हैं और समझाते हैं कि ये हॉस्पिटल है, मौज मस्ती की जगह नहीं। तभी वहाँ पे ये लड़की एमी की ग्रैंडमा को लेकर आती है, जिन्हें देखकर अपनी एमी जैसी वहाँ पे जाती है वो अपने बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देती है। वो इस उम्मीद में थी कि उसकी इन हरकतों को देखकर उसकी ग्रैंडमा को उसका बचपन का वक्त याद आ जाएगा। उसकी दादी इस चीज के ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं करती और उसको यही डर लग रहा था कि आज भी उसकी दादी उसको पहचान नहीं पाएगी। इस वजह से उसकी मस्ती अब थोड़ी परेशानी बन रही थी, जिस वजह से उसकी दादी को काफी इरिटेशन होती है और इस चीज के कारण उसकी ग्रैंडमा उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है। ये मानो अपनी एमी के लिए एक धक्का टाइप का था जिससे बेचारी कंप्लीटली शॉक हो चुकी थी। उसको अपने बचपन के दिन याद आते हैं जहाँ इसी ग्रैंडमा ने उसको कहा था कि बेटा कुछ हो जाए हमेशा ओरिजिनल ही रहना, तुम जैसी हो वैसी ही रहना। ये सारी चीजें देख करके भाई अपनी एमी वहाँ पे रोने लगती है। ये सब भाई अपने प्रोटैगनिस्ट को पसंद नहीं आता और वो अपने सपने को याद करता है। जहाँ फिर अपना हयातो अपने ग्रैंडफादर की स्टाइल में उसकी ग्रैंडमदर के पास जाके सेम एक्टिंग करता है और कहता है कि तुम अपनी पोती के साथ ये क्या कर रही हो, मैंने तो कभी नहीं सोचा था ये करोगी तुम। ये देख करके भाई हयातो के अंदर उनको हयातो का ग्रैंडफादर दिखाई देता है और उसको देखते ही वो उसको मास्टर बोल के उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने आपसे जो आने का वादा किया था वो कभी पूरा ना कर पाई और वो आखिरी बार अपने मास्टर को देखना चाहती थी। तभी हयातो को समझाता है कि मैं वो नहीं जो आप सोच रही हैं, दरअसल मैं उनका पोता हूँ और उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी शादी जिस लड़की से हुई थी उसका नाम साचिको था। ये सुन के एमी की ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश होती है। तभी एमी अपनी ग्रैंडमा के पास जाके कहती है कि आपको मैं याद हूँ। तभी उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि एमी तुम बेटा बहुत टाइम हो गए, कब वापस आई तुम। वेल ये देख करके अपनी ग्रैंडमा के पास भाग कर आती है और वहीं पे रोने लगती है, जिसे देख करके भाई बाकी लड़कियां भी रोने लगती है एंड ऑफ कोर्स पूरा सीन एकदम इमोशनल हो गया था। बस वही एमी का वापस बचकानापन शुरू हो चुका था, जहाँ पे सभी लोग हॉस्पिटल से बाहर आके अपनी एमी को उसकी ग्रैंडमा के साथ कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं। आग खेलते हुए रियो उसको कहती है कि अगर हम ऐसी चलते रहेंगे तो एमी ट्रेन कैसे पकड़ेगी। हयातो कहता है कि चिंता मत रहो, आज हम यहीं पे रहेंगे, मेरे पास काफी स्टॉक पड़ा हुआ है पैसों का। ये देखती भाई ये लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। जहाँ लड़कियां
कहती है कि ये प्लान अच्छा है, कुछ वक्त हम यहाँ पे बिता भी लेंगे, होटल जैसा भी हो, हमें बस सोने से मतलब है। आगे उन सभी को खौफनाक डरावना होटल मिलता है, जहाँ की जो मेन रिसेप्शनिस्ट थी वो एक बूढ़ी औरत थी जिसके हाथ में एक चाकू भी था। तभी अकाने डर के मारे उस बूढ़ी औरत से पूछ लेती है कि तुमने अपने हाथ में चाकू क्यों पकड़ा है। वो कहती है कि वो अभी अभी एक गोट को मार कर आई है। ये देखती है अकाने डर के बाहर जाने वाली थी कि तब ये बूढ़ी औरत कहती है कि हमारे यहाँ पे एक ही हॉट स्प्रिंग है, तो आपको वही यूज करना होगा। और अकाने अपने हैटो के चक्कर में वही रुक जाती है। समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो ना तुम लोग। आगे रियो, अकाने और ओनो ये तीनों ही अपने हॉट स्प्रिंग बाथ में थे, जहाँ रियो कहती है अकाने से कि मुझे पता है तुम यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जैसे इस बूढ़ी औरत ने हॉट स्प्रिंग बोला तुम्हारे दिमाग में हयाटो आ गया। अकाने कहती है खैर मेरी सोच से पहले तुमने इस चीज के बारे में डिसाइड कर लिया होगा। इधर ओनो कहती है कि आज रात को मजा आएगा। तभी वो दोनों ही लड़कियां अपनी ओनो को घूरती हैं, जहाँ ओनो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इधर फिर हम उन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ अकाने का अभी भी काफी मूड ऑफ हो रखा था। तब ये बूढ़ी आके कहती है कि और आज का खाना कैसा लगा तुमको। सारी लड़कियां तारीफें करती हैं कि आपका खाना काफी बढ़िया लगा हमें। जिसे सुन के बूढ़ी औरत एक और डिश लाती है और भाई उसमें अल्कोहल थी। और ऑफ कोर्स जिसने सीजन 1 देखा है उसको पता ही होगा कि अल्कोहल पीते ही ओनो का क्या हाल होता है। भाई अपनी ओनो यहाँ पागल हो चुकी थी, जिसको देखकर अपनी रे और अकाने उसको रोकने की कोशिश करती हैं कि तभी भाई अपनी ओनो जाकर के उन्हीं से मजे लेने लगती है। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट भाई अपना हॉट स्टीम बात ले रहा था, तभी यहाँ पे एमी आती है और अपना भाई उसको पूरा देख लेता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। एमी उसको कुछ नहीं बोलती है, उसके साइड में आकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे लगता है मेरी ग्रैंडमा ठीक हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने ही गलत टेस्ट ले लिया था। और फिर अपने हयाटो का शुक्रिया करती है कि तुम्हारी वजह से ये सब चीजें हो पाई। और हयाटो का शुक्रिया करने के लिए एमी उसको ऑफर करती है कि हयाटो उसके गुब्बारे दबा सकता है। भाई हयाटो मना कर देता है, लेकिन हाँ इसकी जगह मैं होता तो मैं तो जरूर दबाता। और इस तरीके से पूरा सीन एकदम एम्बैरेसिंग हो चुका था। हयाटो को भी थोड़ा बुरा फील होता है। तभी हयाटो कहता है कि यार मुझे कुछ जोर से दबाने का मन कर रहा है, आसपास कोई बॉल नहीं है क्या। तभी एमी उसके पास आके कहती है कि ये लो यहाँ पर है चीज। अभी भाई तुम लोग देख ही सकते हो भाई फिर अपना प्रोटैगनिस्ट क्या कर रहा था। उसके बाद ही फिर रात को सभी लड़कियां डिसाइड करती हैं कि हयाटो के पास कौन सोएगा। और हाँ असल कंपटीशन रियो और अकाने के बीच ही था, जहाँ तभी हम देखते हैं कि अपना हयाटो तो आकर चुपचाप कोने में सो गया। एंड अब लड़कियों के बीच ही कंपटीशन बढ़ चुका था, ताकि अब वो लोग पता लगा पाएंगे कि हयाटो के साइड में कौन सोएगा। जहाँ तभी इनके बीच में ही स्टोन पेपर सीजर का मैच चलता है, जहाँ फिर अपनी उका रियो और अकाने इन दोनों से जीत जाती है। इधर हयाटो की भी नींद खुल चुकी थी, उसको समझ नहीं आता कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, तो वो वापस से सो जाता है। तभी सोते हुए अकाने की नींद खुलती है, उसको वॉशरूम आ रहा था, तो हयाटो को उठा के उसको अपने साथ वॉशरूम लेकर जाना चाहती है। लेकिन हयाटो कहता है कि कम ऑन, तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम खुद भी जा सकती हो। जहाँ गुस्से में अकाने कहती है कि अगर तुम नहीं चले तो मैं यही कर दूंगी। जहाँ भाई फिर अपने भाई ने अकाने को वॉशरूम छोड़ दिया था और उससे प्रॉमिस किया था कि वो अपने कान बंद रखेगा। तभी अकाने वापस डर के मारे आती है और उससे गले मिलती है। हयाटो समझाता है कि आसपास कोई भी नहीं है। हयाटो बताता है कि वो कुछ नहीं, बस एक कॉकरोच था। उसके बाद वही पता नहीं रात को अकाने को क्या नशा चढ़ता है, वो अपने हयाटो के साथ फ्लर्ट करने लगती है और शर्माते हुए हयाटो को धक्का देती है, जिस वजह से उन लोगों ने एक दरवाजा तोड़ दिया था। इधर अपना भाई फिर आकर के जैसे ही वापस सोता है, तभी ओनो भी उसके पास आती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। हयाटो मना करता है कि भाई मैं नहीं जाने वाला। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं यही कर दूंगी। अपना भाई फिर वापस खड़ा होता है और जाते वक्त उका को परेशान करके जाता है। उसके बाद वहीं जाते ही ओनो खड़ी होकर हयातो को कहती है कि क्या तुम एक मस्त चीज देखोगे। हयातो कहता है क्या, तो सडनली भाई अपने टमाटर उसको दिखाती है और ये भी अकाने की तरह शर्माते हुए अपने हुटारो को धक्का देती है। ये सब देखने के बाद भाई अपना भाई वापस बेड में आता है और अपने मुंह पे पोस्टर लगा देता है कि अगर किसी ने भी मुझे जगाया तो मैं उसको वहीं मार दूंगा। तभी यहाँ पे रियो आती है और हयातो को उठाने की कोशिश करती है। हयातो कहता है कि तुमने मेरे माथे के ऊपर का पोस्टर नहीं पड़ा क्या। वो कहती है टेंशन मतलब बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और वो बार बार उसको प्लीज करते हुए उसको धक्का देने लगती है। जहाँ हयातो कहता है कि अच्छा ठीक है ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। और ये बोल के जैसे बाहर जाता है तो भाई ये वापस से उका को परेशान करके जाता है। और भाई जैसे वो लोग आगे आते हैं हयातो खुद को ही धक्का देकर नीचे गिराता है। रियो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि अब तो तुम तीनों खुश हो ना, तुम लोग का प्लान ही यही था शुरुआत से। अगली सुबह सबसे पहले अपनी उका उठती है और उसकी पीठ बहुत दर्द कर रही थी। उसको पता तो था नहीं, लेकिन उसको बस सपना आया था कि एमी ने उसकी पीठ पे 2 बार लात मारी। बेचारी को कहाँ पता कि असली शैतान तो हयातो है। खैर उका की बात पे तीनों ध्यान नहीं देती। जहाँ तभी वो जा करके फिर हयातो को उठाने लगती है कि हयातो उठ जाओ। हयातो उठता नहीं, जहाँ वो उसको घुमा देती है और तभी वो एक खतरनाक चीज देख लेती है, जिस वजह से वो डायरेक्टली कंबल ओढ़ के ऊपर ही सो जाती है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम सो क्यों रही हो। जहाँ बताती है कि उसने हयातो के टांग के बीच में एक बहुत बड़ा कैटरपिलर देखा। जहाँ इस सब चीज देखकर लड़कियां काफी डर गई थी और वो सब मिलकर वहीं बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि इसके पास जो कैटरपिलर है वो कहीं इसको परेशान तो नहीं करेगा, वो कितना बड़ा होगा, कितना खतरनाक होगा। भाई काफी डैंक होता जा रहा है, इसके लिए मुझे माफ करना। वैसे उका को तो सब पता था कि कैटरपिलर नहीं कुछ और है। इस नए नवेले कीड़े के बारे में अकाने को कुछ पता नहीं था, तो वो रियो को कहती है कि तुम एक बार माओ को इसकी फोटो भेजो। उका उन पे चिल्लाती है कि ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं। आगे भाई अपनी ओनो कहने लगती है कि काफी अजीब है, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है हमें काफी क्यूट लग रहा है। और उसकी बात सुनकर रियो और अकाने दोनों ही कहती हैं कि हाँ क्यूट तो लग रहा है। और वो लोग सोच रहे थे कि भाई इस कीड़े का वो लोग क्या नाम रखेंगे। इधर अपनी उका को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं। तभी भाई अपना हयातो पोजीशन चेंज करता है, जिस वजह से कीड़े के साथ साथ इन लड़कियों को हयातो की स्माइली बॉल्स भी दिख रही थी। लड़कियां घबरा जाती है, इनको समझ नहीं आता कि अब ये कौन सा कीड़ा आ गया। जहाँ ओनो सबको कहती है कि मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मुझे इसको एक बार छूना है। इधर तभी उका उसको रोकने की कोशिश
करती है कि बेवकूफ ये सब मत करो, तुम पीछे हो जाओ। ओनो तो पूरी पागल हो चुकी थी, उसको तो बस एक बार छूना था उसको। जहाँ उसको रोकने के चक्कर में भाई अपनी युवा का ही पैर फिसलता है और वो सीधा वहीं जाके गिरती है, जहाँ फिर भाई उसको हायाटो का सामान दिख जाता है और फिर उस चीज को देख करके थोड़ा शर्माने लगती है। तभी उन लोगों से मिलने के लिए एमी आती है, जो देखती है कि अभी तक इन लड़कियों ने तो कपड़े भी नहीं बदले। वो उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जहाँ घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे। एमी फिर हायाटो के पास आती है और उसको देख के हंसने लगती है कि ये तो मेरे छोटे भाई की तरह सो रहा है। और तभी वो सोचती है कि वो हायाटो को उठाएगी, जहाँ सीधा उसके वो पकड़ लेती है। और उसके बाद भाई अपना हीरो जो दर्द से नाचता है ना, वो बेचारा वही जानता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपनी फील्ड ट्रिप से अब वापस अपने कैफे की ओर जा रहे हैं। सारी लड़कियां सोई हुई हैं। हायाटो इनको देख के कहता है कि ये लोग कितनी प्यारी लग रही हैं, हमारी ट्रिप कितनी अच्छी रही। तभी हायाटो कहता है कि शिट मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, सबसे गंदी जर्नी रही है, मेरे साथ बहुत गलत रहा इन्होंने। पहुंचते ही इन लड़कियों की अपनी पुरानी दोस्तों से मुलाकात होती है। इधर ही लड़कियां पूछती हैं कि एमी की दादी से आप लोग मिले तो कैसी रही जर्नी। ऊका बताती है कि हाँ सब चीज ठीक रही, हायाटो ने भी बहुत देख रेख करी हमारी। ये दोनों लड़कियां चिढ़ चुकी थी कि लोग दादी से ज्यादा हायाटो की बात कर रही हैं और इन लोगों को ये लग रहा था कि इन्होंने अकेले में हायाटो से मजे ले लिए। तभी एमी आके बताती है कि हायाटो की पैंट में हमने छोटा कैटरपिलर भी देखा। सारी लड़कियां समझ चुकी थी कि किस बारे में बात कर रही है। जहाँ फिर मिया अपनी ऊका से पूछती है कि मुझे डिटेल में बताओ कि क्या हुआ था। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस हम लोग उसको उठा ही रहे थे। अकाने भी कहती है कि डिटेल में बताओ ना, तुम ही तो थी उसके पास इतने वक्त से। वो अपनी बातें बोल करके बस हटना चाहती थी। वहीं एमी हाथ से इशारा करती है कि क्या तुमने ऐसे उठाया उसको। आगे से भी लड़कियां बात करती है कि शायद हायाटो की कैटरपिलर इससे भी बड़ी होगी। तभी एमी अपनी ऊका के पास एक मशरूम लाती है और कहती है कि इससे नापो। ऊका गुस्से में कहती है कि तुम चुपचाप बाहर खेलने चली जाओ। उसके बाद मिया मशरूम पकड़ती है और उसके साथ मजे लेने लगती है और तुम लोग समझ जाओ इनका इंटेंशन क्या चल रहा था। इधर अपना हायाटो अपनी ग्रैंड माँ की फ्रेंड से बात करता है, जहाँ लोग बात करते हैं एमी की दादी के बारे में कि सर्जरी सब चीज ठीक रही। वहीं वो लोग अपने प्रोटैगनिस्ट को 2 गिफ्ट्स भी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जर्नी अच्छी तो रही ना। हीरो शक्ल बनाता है क्योंकि तुम्हें भी पता है उसकी जर्नी के दौरान क्या क्या हुआ। इधर लड़कियां वैसी बात करती हैं कि पक्का तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तभी एमी कहती है कि मैं हायाटो के साथ सोई भी थी और हॉट स्टीम बात भी लिया था। ये देखते ही लड़कियां कहती कि और क्या हुआ था। वो कहती कि हायाटो का मन करा तो उसने मेरे संतरे दबा दिए। इधर सारी लड़कियां उसको पकड़ लेती हैं और कहती कि अपना मुंह ज्यादा मत खोलो। वहीं इधर हायाटो आ जाता है, जिसका वेलकम अपनी टीना करती है और कहती कि सब लोग यहाँ पर आ रखे हैं, तुम्हारे कैटरपिलर के ऊपर बातें कर रहे हैं। हायाटो ये सुनते ही भागती जैसी कमरे में घुसता है। वो देखता है कि सारी लड़कियां कपड़े चेंज कर रही हैं। तभी ऊका कहती कि हायाटो तुमने एमी के साथ इतनी गलत हरकतें क्यों करी। मिया कहती कि तुमने पक्का इसके आगे भी कुछ किया होगा, जरा वो भी बताओ। अकाने कहती कि जब मैंने तुमसे बाहर मिलने के लिए बोला तुमने तब तो ये सब नहीं करा। और वेल ये सब ये लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि एमी ने वापस इनके ऊपर चाय गिरा दी थी। वेल अगली सुबह अपना प्रोटैगनिस्ट और अकाने ये दोनों ही कैफे में थे, जहाँ अकाने फिर अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आके कहती है कि आगे इसको क्या करना है। हीरो कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन तब इसको याद आता है कि शिट ओनो का तो बर्थडे आने वाला है और अभी तक अपने हीरो ने कुछ प्लानिंग भी नहीं करी। जहाँ अकाने कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम लोग एक हफ्ते पहले तैयारी करते तो कुछ हो पाता। वहीं इधर हमें फिर अकाने की ग्रैंड मदर दिखाई आती है, जो कि पुराने फैमिलिया कैफे की फोटो देख रही थी। वेल सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों ही बाहर निकल पड़े हैं ताकि मार्केट से ओनो के लिए गिफ्ट खरीदा जा सके। जहाँ अपना हायाटो अंदर घुसती चाकू निकालता है और कहता है कि ये बर्थडे गिफ्ट कैसा रहेगा। अकाने कहती है कि ये बर्थडे गिफ्ट के लायक ही नहीं है। आगे चल के अपना हायाटो फिर बार बार फालतू की चीजें दिखाया जा रहा था, जो कि अकाने को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि बर्थडे गिफ्ट कम जरूरत का सामान ज्यादा लग रहा था। आगे फाइनली अपना हीरो थोड़ा दिमाग लगाता है और उसको एक बढ़िया सा एप्रॉन मिलता है, जिसको ये लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपनी भूख मिटाने के लिए वो लोग एक रेस्टोरेंट आकर खाना खाते हैं। वेल खाते वक्त ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि अब बच्चे को जो टाइम में पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करनी है। इधर हीरो यही सोचता है कि इसको तो ओनो का बर्थडे याद नहीं रहा। वहीं अकाने भी मनी मन सोचती है कि इसको मेरा भी बर्थडे कहाँ याद है। तभी अकाने हायाटो को कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा बर्थडे याद है। हायाटो को आगे चल के समझ नहीं आता कि अकाने ने ये सब क्यों बोला। वेल उसके बाद ही हायाटो को पता चलता है कि अकाने का बर्थडे आज ही है, क्योंकि आज से दिसंबर शुरू हो रहा है। और उसके बाद अपना भाई घुटने के बल झुक जाता है, उससे माफी मांगता है कि उसका बर्थडे भूल चुका है और फिर उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। जहाँ अकाने कहती है कि हैप्पी क्या होता है, मेरा हमेशा नॉर्मल बर्थडे रहा है तो तुम मुझे नॉर्मली विश करो। हीरो कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज एक गिफ्ट दिला देता हूँ। अकाने कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं बचे जब से तुमने दरवाजा बनाया। हीरो कहते हैं कि तुमने मेरे बैंक अकाउंट में क्यों झांका। अकाने कहती है कि क्या छोड़ो इस बात को, यही मेरे गिफ्ट है कि मैं तुम्हारे साथ आज घूमने आई। हीरो कहते हैं कि नहीं, तब भी मैं तुम्हें गिफ्ट देने को तैयार हूँ, बताओ क्या मांगना है। अकाने कहती है कि क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर जब तुम्हारा कैफे एकदम स्मूथली रन करे और तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओ। ये सुनते ही अपना हायाटो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्थडे का सीन दिखाया आता है, जहाँ पे 2 केक आए थे, एक अकाने के लिए और दूसरा अपनी ओनो के लिए। और फिर वो लोग बात करते हैं कि हायाटो कितना बेवकूफ है कि वो इन दोनों का ही बर्थडे भूल गया। हायाटो पहले उनसे माफी मांगता है कि वो उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। हाल ही के दिनों में कुछ ज्यादा हेक्टिक चीजें हुई, इसका पूरा ध्यान बिजनेस में लगा रहा, तो उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा। आगे अकाने कहती है कि छोड़ो बर्थडे क्या ही करना, अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। ओनो भी कहती है कि कोई नहीं हायाटो, ये सब होता रहता है, लेकिन उससे ये नहीं बदलेगा कि तुम हमारा बर्थडे भूल गए। और हायाटो समझ चुका था कि कहीं ना कहीं ओनो उससे गुस्सा हो रखी है। अरे वो सब कुछ चिढ़ाते हुए कहती है कि बिजी तो हायाटो मेरे बर्थडे के दिन भी था, लेकिन तब भी उसने मुझे विश करा। तभी अकाने सबको कहती है कि हायाटो ने मुझे गिफ्ट में अपनी एक विश दी हुई है। अरे वो पूछती है कि तो बताओ ना तुमने हायाटो से विश में क्या मांगा है। वो कहती है कि मैंने उससे मांगा है कि फ्यूचर में मुझसे शादी करेगा। अकाने की बात सुनकर लड़कियां कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती हैं। जहाँ तभी ओनो कहती है कि मैं भी तुमसे एक विश लूंगी। वहीं एमी कहती है कि हाँ तुम मुझसे भी शादी करना। इधर में हायाटो और अकाने की वो कन्वर्सेशन दिखाई आती है, जहाँ हायाटो कहता है कि तुम मजाक कर रही हो क्या, ऐसा नहीं हो सकता। अकाने कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। हायाटो कहता है कि तो अच्छा तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करूँ। अकाने फिर गुस्से में कहती है कि मैंने जो भी कहा
भाई मेरी ओरिजिनल फीलिंग्स है और ये सारी बातें सच है। इधर रात को हम देखते हैं कि ऊका ने अपनी क्रिसमस ड्रेस पहनी है और कहती है कि आज से हम इसी को पहनेंगे। वहीं इधर अकाने भी क्रिसमस ड्रेस में अपने हीरो से बात करती है कि तुम्हारा आंसर क्या है। तभी ऊका अकाने को कहती है कि मुझे पता है तुम इससे क्या पूछ रही हो, तुम यही पूछ रही हो ना कि तुम कैसी लग रही हो इस क्रिसमस ड्रेस में। तभी अकाने मुंह पे बोलती है कि मैंने इसको प्रपोज करा है, मैं चाहती हूँ कि मुझसे शादी करे और ये अभी तक जवाब नहीं दे रहा है। उन लोगों की इसी चीज के ऊपर बहस चलती है जहाँ ऊका को समझ नहीं आता कि लोग क्या बात कर रहे हैं। वही अकाने कहती है कि हम लोग सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि तुम दूर ही रहो। तभी अकाने कहती है कि हैटो मुझे जवाब दो। हैटो चिल्ला के कहती है कि मैंने तुमसे कुछ कहा है ना। तभी वो देखते हैं कि उनके वहाँ पे गेस्ट आए हैं और ये दो लोग बॉडीगार्ड्स हैं। वो लोग आके जबरदस्ती अकाने का हाथ पकड़ते हैं। हैटो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी बॉडीगार्ड उसके मुंह पे स्प्रे मार के उसको बेहोश करता है। जब बॉडीगार्ड अपनी अकाने और हैटो दोनों को लेकर चले आते हैं। ये सब देखकर ऊका हैरान हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है कि एमी यहाँ पे आओ। वह इधर अपने प्रोटैगनिस्ट की फिर आंख खुलती है और वो देखता है कि अकाने उसके सामने एक अच्छी ड्रेस में है जहाँ बताती है कि ये उसी का कमरा है। तभी पीछे से अकाने की ग्रैंडमा आती है। तभी हैटो उनसे पूछता है कि ये सब करने का क्या कारण है। वो कहती है मुझे बस उस लड़के को शुक्रिया कहना था जिसने मेरी पोती को काम दिया। हैटो कहता है तो इसके लिए आप मुझे एडवांस में बता सकती थी, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आता। अकाने कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी ग्रैंडमा का स्टाइल कुछ ऐसा ही है। हैटो कहते हैं कि ऐसा क्या स्टाइल है, उन्होंने एक क्राइम किया है। तभी अकाने की ग्रैंडमा कहती है कि तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो, तुम अपने दादा की तरह ही हो, आंखें नाक मुंह शक्ल वैसी ही है, तुम तो लड़की को पटा लेते होगे ना, और पक्का तुमने मेरी पोती के ऊपर भी हाथ मारा होगा, बताओ मुझे तुमने जरूर किया होगा। तभी अकाने हैटो को कहती है कि सब मेरी गलती थी, परसों मेरी ग्रैंडमा ने ही मुझे बर्थडे विश करा और मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने एक लड़का ढूंढ लिया है जिससे मेरी शादी होगी। वो मुझे फोर्स कर रही थी तुम्हें यहाँ पे लाने को, तो मैंने मना कर दिया जिस वजह से वो तुम्हें यहाँ ले आई। तभी अकाने की ग्रैंडमा के मुंह पे कहती है तो बताओ तुम मेरी पोती से शादी करोगे। हीरो थोड़ा रुकता है और कहता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, ना ही मैंने ऐसा कोई वादा किया है। वहीं इधर एमी और ऊका दोनों ही साइरन पकड़कर रोड पे भाग रहे थे। वहीं इधर अकाने की दादी कहती है कि तो अच्छा तुम्हारे साथ बाकी 4 लड़कियां भी है तो तुम उनमें से किसी एक से करोगे ना। हीरो कहते हैं कि नहीं मेरा उन चारों के साथ भी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। जहाँ अकाने की दादी खड़ी होकर तलवार लेके भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि मान लो ये सिचुएशन है जहाँ तुम्हें या तो खुद को बचाना है या तो अकाने को बचाना है। कुछ वक्त बाद ही हम देखते हैं कि अकाने और हीरो वापस कैफे की ओर आ रहे होते हैं जहाँ अकाने उससे माफी मांगती है उसकी ग्रैंडमा के बिहेवियर से। वहीं हीरो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली है, अगर हम लोग डेट कर रहे होते तो बात अलग होती, लेकिन शादी बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। तुम अपनी फैमिली की इकलौती बेटी हो और मैं अपने खानदान का आखिरी लड़का बचाऊं। तुम्हारी ग्रैंडमा है तो थोड़ी बहुत पागल, लेकिन अगर उनको भी साइड कर दी जाए तो शादी बस रोमांस तक ही सीमित नहीं होती, आगे बहुत चीजें होती हैं। हीरो कहता है कि अगर हमारी शादी हुई तो हम दोनों में से किसी एक की हेरिटेज खत्म हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सोच समझ के फैसला करो कि तुम मेरे साथ शादी करोगी या अपनी फैमिली में शादी करोगी। अकाने छूटती कहती है कि मुझे अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, मैं तुमसे शादी करूंगी। बेवकूफ मत बनो, तुम एक बार अपनी मम्मी और ग्रैंडमा के बारे में सोचो, मुझे उस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे शादी करूंगी और हम लोग कैफे के बिजनेस को चलाएंगे। देखो सच बताऊं तो अभी मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भविष्य में तुम्हारे अलावा मुझे कुछ ना दिखे। अकाने कहती है कि तो इसका मतलब तुम मुझसे अभी ज्यादा प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास अभी इन चीजों का वक्त नहीं रहा। तभी अकाने इसको पब्लिकली पकड़ के कहती है कि मैं एक दिन तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम खुद ब खुद मुझे प्यार करोगे। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये भी अपने में एक अलग ही परेशानी है। उसके बाद ये लोग हंसते खेलते आगे चले जाते हैं। वहीं इधर अकाने की मम्मी कहती है कि जब मुझे पता चला कि हयाटो और अकाने यहाँ पे है तो मैं भागी भागी चली आई। अकाने ग्रैंड मदर उनको कहती कि मैं तो बस उस लड़के का एक टेस्ट ले रही थी। वहीं में सीन दिखाया जाता है जब उसकी ग्रैंड माँ ने हयाटो से पूछा था तो तुम क्या करोगे। हयाटो ने कहा था कि मैं कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं दूंगा। और सुनते ही अकाने की ग्रैंड मदर को हयाटो की ग्रैंड मदर याद आती है, जहाँ बात करती है कि ये लड़का अभी भी कंफ्यूजन में है। इधर फिर हमें कहानी सितंबर 1961 की दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की हयाटो के ग्रैंडफादर से आके कहती है कि मैं अभी अभी यहाँ पे आई हूँ और मुझे खाने बनाने की जॉब चाहिए, लेकिन तुम्हारी तो कॉफी शॉप है, तुमने तो मेरे साथ फ्रॉड ही कर दिया। इधर हयाटो के ग्रैंडफादर उसको अंदर लेके जाते हैं, जहाँ एमी की दादी कहती है कि नहीं मैं मर गया बॉस। तभी उसके हाथ में ट्रे देके कहती है कि वहाँ जाके बर्तन धो लो। और ये अपनी हयाटो की दादी ही थी दोस्तों। इधर ये सारी दादियाँ उस वक्त अपने हयाटो की दादी को परेशान करती थी। अकाने की दादी ने हयाटो की दादी को कहा था कि तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। तभी उनो की दादी भागते हुए आकर उसे चिपक गई थी, क्योंकि उस वक्त उनो की दादी शराब पी करके गले मिलती थी और उनो तो खैर छोड़ो क्या ही बोलूं। इधर आगे चल के हयाटो की दादी ने इतना बढ़िया खाना बनाया था कि सारी लड़कियों ने उनकी बहुत तारीफ की थी। अगले ही दिन उन्होंने हयाटो की ग्रैंड मदर को मेड की ड्रेस बनाई थी और हयाटो के फादर ने उन सभी की एक फोटो ली थी। वह हीरो इस फोटो को याद करते सोचता है कि पहले भी लोग ऐसे दिखते थे, और वो फिर इनकी पोती की फोटो देख के कहता है कि आज भी ऐसे दिखते हैं। वहीं इधर ये दोनों अभी भी हयाटो और अकाने को ढूंढ रहे हैं। वेल आगे हम लोग देखते हैं कि रिरिका अपनी रियो को कह रही है कि आपको ये करना चाहिए, इतना बड़ा मौका है, आप इसको ऐसे जाने नहीं दे सकती। तभी हयाटो आके कहता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। रिरिका कहती है कि अपनी रियो सेनपाई को एक बड़े डिटेक्टिव शो में काम करने का ऑफर मिला है। हयाटो कहता है कि अरे वाह, फिर ये तो ऑफर अच्छा है। रियो कहती है कि हाँ, एक इंटरव्यू वाला आया था जब मैं बीच वाले कैफे पे काम कर रही थी। हयाटो कहता है कि तो फिर तुम जा क्यों नहीं रही है, तुम जाओ ना। वो कहती है कि उस दिन मेरी कैफे पे शिफ्ट रहेगी तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी। तभी रिरिका कहती है कि नहीं आप चली जाइए, आपके बदले कोई और काम कर लेगा ना, आपके लिए इतना बड़ा मौका है, जरूर हयाटो को भी ये पसंद आएगा। इधर हयाटो का नाम सुनते ही रियो रेडी हो जाती है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। इधर हम देखते हैं कि अपनी रियो को एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ लोग बात कर रहे हैं कि ये पॉपुलर चाइल्ड एक्टर है जिसने बीच में कैफे में काम करना शुरू करा और आज इसकी डेथ हो गई। बेसिकली ये अपनी रियो एक्टिंग कर रही है और हाँ, इसको लाश का रोल मिला है और सोच रही है कि एक बार उठेगी तो डायरेक्टर को खूब सुनाएगी। वहाँ इधर कैफे पे लड़कियां बात करती हैं कि कितना बुरा डायरेक्टर है रियो का जो उसकी पर्सनल लाइफ ले आया। तभी उनके कैफे में एक अननोन बंदा वापस कोट पैंट पहन के आता है और हयाटो वापस डर जाता है, उसको लगता है कि अकाने के घर से कोई आया है। उसके बाद हमें दिखाया था कि 6 घंटे हो चुके हैं, ये बंदा वैसे का वैसे बैठा हुआ है। तभी लड़की को शक होने लगता है, जहाँ
एमी को लगता है कि ये बस लड़कियां ताड़ने आया है। तभी हाथ खड़ा करके कहता है कि क्या मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकता हूँ। तभी रुका उसके पास आती है और कहती है कि आपको कुछ ऑर्डर करना है। वो कहते हैं कि 1 मिनट मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और रुका ये सोचती है कि वो अपना औजार दिखाने वाला है और उसका तो शर्माते हुए वहाँ से आगे भाग जाती है। एमी कहती है कि मुझे लग ही रहा था ये बुरा इंसान है और फिर आकर उस पर हमला करती है। भाई अपनी एमी ने तो उसको घुमा करके पाइल ड्राइवर दे दिया था। लिटरली अंडरटेकर की याद आ गई। इधर तभी रियो बाहर आती है और रिलैक्स करती है। जहाँ तभी वो देखती है कि आदमी और कोई नहीं उसी के फादर हैं। आगे दोनों ही लड़कियां रियो के फादर से माफी मांगती हैं इस बिहेवियर के लिए। उसके बाद हैटो कहता है इन दोनों को कि तुम अब बाहर चली जाओ। आगे रियो के फादर बताते हैं कि मैंने वहाँ पे वेट करा, सोचा कि मेरी बेटी आएगी लेकिन वो नहीं आई, लेकिन मुझे खुशी है कि वो इस कैफे में काम कर रही है। खैर मैं उसको एक फोटो दिखाना चाहता था। रियो कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भी मेरी फैमिली है। जहाँ बताते हैं कि बेटा तब की फोटो है जब तुम छोटी थी और मैं और तुम्हारी मम्मी इसी कैफे में लेकर आए थे जहाँ पे पहली बार ग्रैंड मदर ने तुम्हें देखा था। तभी एमी कहती है कि आप इतने सालों बाद यहाँ पे क्यों आए, आपने क्यों रियो को छोड़ा। वो बताते हैं कि रियो जब एक्टिंग में पॉपुलर होने लगी तो उसकी मम्मी का काम बंद पड़ गया, तो उसकी मम्मी ने पूरा फोकस फिर रियो के बिजनेस पे दिया। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी से इतना काम हो, जिस चक्कर में मेरी वाइफ की लड़ाई हुई और कोर्ट में हमारा डिवोर्स हो गया, जहाँ मुझे बोला गया कि जब तक रियो 20 साल की ना हो जाए मैं उससे नहीं मिल सकता। रियो तभी खड़े होकर कहती है कि इसका मतलब आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा था। तभी दोनों लड़कियां कहती है कि रियो इनकी बातों में मत आना, अगर इनको सच में तुमसे प्यार होता तो जब तुम 20 साल की हुई थी तो तब क्यों नहीं मिलने आए। उसके रिप्लाई में रियो के फादर कहते हैं कि उस वक्त मैं इसको बार बार टीवी पे देखा करता था, मुझे लगता था कि मुझे भूल चुकी है और अपनी एक्टिंग लाइफ जी रही है, इसके पास एक फैमिली भी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं एज अ फादर आकर के इसकी लाइफ इंटरप्ट करूं। आगे जब वो बात करते हैं कि रियो की जब न्यू वीडियोस निकली और उनको पता चला कि कैसे इसने खुद स्ट्रगल करा और आज ये कैफे में काम कर रही है, तो उनसे रहा ना गया। उनको बहुत बुरा लगा कि उनकी बेटी को इतना स्ट्रगल सहना पड़ा। वो रियो की मम्मी से मिलने भी गया, उनको पता चला कि तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रही है, उसका खुद नहीं पता कि रियो कहाँ पर है। आगे रियो को ये सब चीजें फील होती हैं और उसको वो वक्त याद आता है जब वो दर बदर की काम की ठोकरें खाया करती थी और घर पे आके अपनी मम्मी को बताती थी और उसकी मम्मी को घंटा फर्क नहीं पड़ा था और कह दी थी कि तुम छोड़ दो ये सब। इन सब ट्रॉमा में वो रोते रोते पास के कैफे में आई थी और उसकी मुलाकात फिर हैयाटो की ग्रैंड माँ से हुई और वहाँ पर अपनी सारी बात बताती है। जहाँ हैयाटो की दादी ने उसको बोला था कि तुम मेरे यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर सकती हो और यहीं पे खाना मैं तुम्हारी देख रेख करूंगी। ये सब सुन के उसको बहुत अच्छा फील होता है और कहती है कि पापा मेरे पास मेरी फैमिली है। तभी वो उसको इंसिस्ट करते हैं कि एक बार अपनी मम्मी से भी मिलाओ। हैयाटो कहता है कि माफ करना मैं अभी बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको मिलना चाहिए। रियो के डैड कहते हैं कि इसको अपनी मम्मी से मिलना चाहिए, इसकी मम्मी को टर्मिनल कैंसर हो रखा है जिस वजह से उनके पास 3 महीने और बचे हैं जीने के लिए। ये सुनते ही रियो थोड़ा बहुत शॉक हो जाती है। वह हम देखते हैं ये सारे लोग रियो की अनएडिटेड वीडियो देख रहे थे। तभी ओनो उससे पूछती है कि तुम अपनी मम्मी का क्या करोगी। रियो कहती है कि मुझे कैंसर से पहले भी पसंद नहीं थी, मैं बस उनसे मिल के आ जाऊंगी। वहीं आगे रियो जब अपने कमरे में काम करती है उसके डैड को वो बात याद आती है। उन्होंने उसको कहा था कि उसकी मम्मी को इस कैंसर के बारे में पता है लेकिन वो कुछ नहीं कर रही। रियो को फिर वो वक्त याद आता है जब उसकी मम्मी ने कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे खुद के सपने मर गए। तभी एमी उसके पास आती है और कहती है कि हैयाटो को उसकी दादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आज वो रिग्रेट करता है कि काश उसने अपनी दादी से साथ कुछ पल बिताए होते। रियो उसकी बात से समझ चुकी थी कि कहना क्या चाहती है। तभी उससे पूछती कि तुमने गोरिल्ला मास्क क्यों पहना हुआ है। उसको खुद समझ नहीं आता कि उसने गोरिल्ला मास्क क्यों पहना हुआ था। आगे अगली सुबह सारी लड़कियां अपने हैयाटो को भी रियो के साथ भेजती हैं और कहती है कि तुम इसके बॉस हो तो इसके साथ जाओ। आगे लड़कियां कहती है कि आराम से घूम फिर के आना और बाहर से खा के भी आना। वो लोग हॉस्पिटल में चलते हैं जहाँ हैयाटो पूछता है कि तुमने सडनली अपना माइंड क्यों चेंज करा। वो कहती है कि इसको गोरिल्ला की तरफ से एडवाइस मिल चुकी थी। आगे वहाँ पहुंचती वो हैयाटो को कहती है कि तुम यहीं पे रुकना, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। हैयाटो उसकी बात मान जाता है। जहाँ पे अंदर घुसते ही उसके अपने मम्मी पापा दिखते हैं। आगे इधर अंदर आती उसके पापा कहते हैं कि देखो तुम्हारी मम्मी दवाइयां नहीं ले रही। तब भाई रियो जो रोस्ट करती है अपनी मम्मी को, वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, ये बस वो पागल बुढ़िया है जिसके सपने पूरे नहीं हुए और उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल करा और जब खुद कुछ नहीं कर पाई तो शराब पी करके लेटी रही। इसके जीने या मरने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे घिन आती है कि मैं इसके पेट से पैदा हुई हूँ। इसके अंदर अब वो माँ वाला नेचर भी नहीं रहा और इसको समझना पड़ेगा कि मैं इसकी कोई छोटी कॉपी नहीं हूँ। मतलब भाई रियो बहुत अच्छे से सुना देती है। जहाँ उसके फादर रोक के कहते हैं कि ये सब तुम क्या बोल रही हो। तभी रियो उनका हाथ हटा के कहती है कि तुम्हें पता मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं तुम्हें 3 महीनों के अंदर कुत्ते की तरह मरता हुआ देख सकूं। और भाई उसको ये बोलती रियो के डैड उसके ऊपर चांटा मार देते हैं। जहाँ पे रियो की मम्मी कहती है कि आज इतने सालों बाद तुमने अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। मैं देख सकती हूँ कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन लास्ट वाला पार्ट कुछ ज्यादा ही बुरा था। और फिर वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए कहती है कि ग्रैंड माँ मेरी बहुत तारीफें करती है सुन के। तभी हैयाटो बाहर आके कहता है कि सब ठीक है। वो कहती है कि हाँ सब ठीक है। जब अपना हैयाटो कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी। वहीं हॉस्पिटल के अंदर रियो की मम्मी कहती है कि आज से 25 साल पहले मुझे एक मूवी में छोटा सा रोल मिला था एक्टिंग का, लेकिन जब मैंने उस एक्ट्रेस को देखा मैं एकदम पागल ही हो गई उसकी एक्टिंग देखकर। मेरे को लगा कि मुझे एक्टिंग छोड़ ही देनी चाहिए। उसके बाद मेरी तुम्हारे से शादी हो गई और मुझे पता चला कि वो एक्ट्रेस और कोई नहीं तुम्हारी मदर थी और मैं सब चीज भूल गई कि रियो मेरी बेटी से पहले उनकी ग्रैंड डॉटर है। उसके बाद रियो के पापा उनको एक वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये कैफे के ओनर ने भेजी, जहाँ वो एक एक्टिंग में काम करती है और रियो बताती है कि उसकी मदर कैसी थी। और ये वीडियो देखती रियो की मदर तैयार हो जाती है ऑपरेशन के लिए और वो देखना चाहती थी कि उनकी बेटी एक मेंढक है या फिर उड़ती हुई बाज है। आगे हैयाटो और रियो चलते हुए बात करते हैं और रियो कहती है कि हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। कैफे की जितनी लड़कियां हैं उन सभी का अपना अपना तरीका है फैमिली से बात करने का। मेरा भी ऐसी तरीका था, मैं बस अपनी मदर को समझाना चाहती थी। थोड़ा रूड था लेकिन मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरी बात जरूर मानेंगे और मुझे काफी खुशी है कि आज मेरी मदर ने मुझे प्रेस करा। शायद ऐसे ही मैं खुद ही से ग्रो होकर मैच्योर बनूंगी। हैयाटो कहता है कि मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी गलत आदतें बढ़ती जा रही हैं। आगे हैयाटो उसकी ग्रैंड मदर के बारे में बात करता है कि काश मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को
देख पाता। ऐसा माना जाता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर की उस जमाने में काफी बढ़िया एक्टिंग नहीं थी और मेरे हिसाब से तुम्हें वापस एक्टिंग के बिजनेस में कूदना चाहिए। वो कहती है कि उसके इस बारे में ज्यादा श्योरिटी नहीं है, अभी फिलहाल के लिए वो देखेगी। हाटो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अगला रोल भी जरूर मिलेगा। तभी वो कहती है कि हाँ, मुझे काफी सारे रोल भी सीखने हैं, जैसे रोमांस का रोल, और जाती अपने हाटो से गले मिलती है। इधर माओ रियो से बात करती है कि तुम्हारा प्यार कब आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है तुम जिंदगी भर बस फ्रेंड जोन में ही रहोगी। रियो बताती है कि वो मुझसे नफरत तो नहीं करता, लेकिन 24 घंटे कैफे के बारे में ही बात करता है। तभी माओ कहती है कि अकाने ने तो उसको प्रपोज भी कर लिया था, वो तुम्हारी बाजी मान लेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मजाक कर रही थी। तभी उन्होंने कहती है वो मजाक नहीं, सीरियस बोल रही थी। इधर अगले सीन में हम योशिनो और अकाने को देखते हैं, जो कि क्रिसमस पार्टी के ग्रुप डिस्कशन के ऊपर बात करते हैं। योशिनो कहती है कि और आपका और हायाटो का रिलेशन कहाँ तक चला। अकाने उसको कहती है कि वो तो फिलहाल चल ही रहा है। तभी वो अकाने का मूड खराब करने के लिए बोलने लगती है कि उसने एक नॉवल पढ़ी जिसमें एक लड़की के पीछे भाग रही थी और आखिर में वो लड़का उसको छोड़कर चला गया। ये सोचते हुए वो रो रही होती है और फिर वो बताती है कि आप लड़कियां भी हायाटो के पीछे ऐसे ही भाग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हायाटो ना आपको छोड़ रहा है ना आपको एक्सेप्ट कर रहा है। खैर, उसकी इन्हीं बातों से अकाने पूरी बोर हो चुकी थी। इधर ओनो और मोइमी दोनों ही किचन में थे, जहाँ ओनो उसकी तारीफ करती है कि उसने इतना बढ़िया स्पेनिश फूड बनाया है। मोइमी बताती है कि ये खाना मैंने अपने हाथ से नहीं बल्कि प्यार, सिंसेरिटी और इंग्रेडिएंट की नॉलेज से बनाया। तभी यहाँ पे उसको परेशान करने के लिए टीना आ जाती है, जो कि बार बार उसकी हैट्स चेंज करती है, और वही एमी ओनो को क्यूट दिखाने के लिए उसके ऊपर कैट ईयर्स लगाती है। तभी ओनो उनको कहती है कि तुम लोग बाहर जाके खेलो, हम यहाँ बिजी हैं। तभी बात करते हुए मोइमी अपनी ओनो से पूछती है कि कॉलेज खत्म होने के बाद क्या आप अपने फादर की दुकान संभालेंगी। वो कहती है नहीं, मेरा काम है, मैं कॉलेज खत्म होने के बाद हायाटो से शादी करके कैफे चलाऊंगी। इधर मोइमी कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है, आपसे पहले रियो और अकाने ने भी कोशिश करी, लेकिन जितनी मेहनत आप कर रही हो उसका आधा भी ये दोनों नहीं कर रही। ओनो यही सोचती है कि शिट यार, मैं काफी लेट ज्वाइन हुई। आगे तीनों लड़कियां बहुत परेशान हो चुकी थी। ये तीनों ही सोचती है कि अब ज्यादा देर ना हो तो हम क्रिसमस के दिन ही कुछ करेंगे, और अब भाई मुझे लग रहा है तीनों ही क्रिसमस के दिन कुछ करने वाली है। आगे इनकी क्रिसमस पार्टी आ चुकी थी, हर कोई एंजॉय कर रहा होता है। फुटारो की सीट पे ये तीनों ही नर्वस बैठी हुई थी, जहाँ ओनो फिर फुटारो को ये न्यूली बेड डिश देती है। ये सब देख के रियो अकाने से चुगली करती है कि ये बड़ी चालाक लड़की है। जहाँ रियो फिर ओनो को ड्रिंक ऑफर करती है। ओनो कहती है कि अगर मैं इसको पीती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए। ये सुन के दोनों लड़कियां यही समझती है कि लगता है ओनो का आज रात को कुछ और प्लान है। इधर जबरदस्ती रियो उसको ड्रिंक देती है, और जैसी वो पीने वाली थी तभी बिल्ली रिबन देख के वहाँ कूद जाती है और ड्रिंक वही गिर जाती है। और ये देख करके भाई रियो को बहुत गुस्सा आता है। तभी रियो फिर अकाने को डराने के लिए कहती है कि तुम्हें पता है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे पहले कब्रिस्तान था, तो हो सकता है आज भी भूत प्रेत यहाँ घूमे और तुम्हें डर लग सकता है। रियो ने इसे पहले सोचा था कि अकाने के दिमाग में हायाटो के अलावा भूत प्रेत चले, लेकिन चीज उल्टी होती है, जहाँ अकाने डर के मारे हायाटो के साइड ही आ जाती है। आगे इन सभी का क्रिसमस गिफ्ट लेने का टाइम आता है, जहाँ फुटारो की बारी आती है और वो नंबर 10 निकालता है। नंबर 10 का गिफ्ट माओ ने उसको दिया था और उसको लगी रहा था कि कुछ घटिया चीज होगी। माओ कहती है कि जरूरी नहीं है कुछ घटिया चीज होगी, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। और हायाटो जैसे उसको निकालता है, भाई उसमें एक वाइब्रेटर था। एक चीज तो मैंने देखी है भाई, इस लौंडिया को खिलौने से खेलने का बहुत शौक है। हायाटो घबरा के ये चीज माओ के ऊपर फेंकता है, जहाँ माओ पकड़ के भाई ओनो के मुंह के अंदर घुसाती है, और फिर तुम बेचारी का हाल देख ही सकते हो। इधर ये लड़कियां अपने प्रोटैगनिस्ट को फिर पानी लेने भेजती है, जहाँ जैसे हायाटो बाहर आता है ये देखता है कि सारी लड़कियां बिकनी में है, और वापस से वही चीज हुई थी कि टीना और एबी ने मिलकर इनकी कॉफी गिरा दी। इधर ये लड़कियां बाहर आती है और देखती है कि बर्फ बढ़ रही है और क्रिसमस खत्म होने वाला है। वहीं इधर प्रोटैगनिस्ट ओनो को कहता है कि डिशेस को साफ करके अब चली जाना। जब हायाटो जैसी जाने वाला होता है, ओनो उसको अपने पास बुला के किस कर लेती है और शर्मा करके फिर उन्हीं लड़कियों के साथ निकल जाती है, और इधर अपना भाई सुन पड़ जाता है। अगली सुबह फिर कैफे में हायाटो कॉफी बना रहा था कि जैसी ओनो उसको घूरती है, हायाटो कहता है कि क्या हो गया, और ये बेचारी घबराते हुए चली जाती है। नहाते वक्त यही सोचती है कि हायाटो को तो उस रात के बाद से कुछ अलग फील ही नहीं हो रहा, वो तो नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। खैर उस चीज को 2 दिन बीत चुके थे। हायाटो अपना मछली पकड़ रहा था, तभी ओनो वहाँ फिसल रही होती है, जहाँ हायाटो उसकी मदद करता है। ओनो उससे कहती है कि कुछ खाने का मन कर रहा है। हायाटो कहता है कि अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ है। तब ये पूछ ही लेती है कि आज से 2 दिन पहले तुम्हें कैसा लगा, क्या सब चीज नॉर्मली तो थी, कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, तुम्हें सब चीजें तो काफी नॉर्मली लगेगी। हाँ, तो सब चीज नॉर्मली तो हुई थी, कुछ अलग थोड़ी ना हुआ। लेकिन मैंने तुम्हें किस किया था, तुम्हारे लिए वो चीज बहुत नॉर्मल थी क्या? हाँ, मेरे लिए चीज नॉर्मल थी, मुझे पता था तुमने पी रखी है, इसलिए मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं करा कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। वो फिर कहती है कि नहीं, उस दिन मैंने पी नहीं थी और मुझे चीजें याद है। हाँ, तो जब तक कुछ बोल पाता वो एमी को जॉक करते हुए देखता है, और फिर एमी को अपने पास बुला लेता है। तभी हायाटो को कहता है कि तुमने ओनो की आज तक की जितनी भी वीडियोस बना रखी है उन सभी को दिखा दो। तभी वो कहती है कि ये तो टॉप सीक्रेट है, ये मैं कैसे दिखा दूं? हायाटो कहता है कि ये तुम्हारा मिशन है, अभी इस चीज की जरूरत है। तभी वो अब तक की सारी हरकतें दिखाती है जो कि ओनो ने पीने के बाद हायाटो के साथ करी, जिससे भाई ओनो को लगता है कि ये तो फेक वीडियोस है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये तो वही है, और वो बेचारी पूरी टूट जाती है। उसके बाद बेहोश पड़ी हुई थी और शर्म के मारे हिल नहीं पा रही थी, और वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितना परेशान करा। हायाटो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है। तब ये पूछती है कि हायाटो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें किस करा था, तुम्हें बुरा लगा? नहीं, तुम्हारी किस से मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा एम्बेरसमेंट हुई। ओनो बताती है कि ये उसकी फर्स्ट टाइम किस थी, और हायाटो कहता है कि हैरानी की बात नहीं है, मेरी भी फर्स्ट टाइम किस थी। इधर कुछ वक्त बाद ही भाई ओनो आकर के अकाने और रियो को बताती है, जहाँ दोनों कहती है कि कोई हैरानी की बात नहीं है, तुम पी करके सब करती हो। तभी कहती है कि नहीं, उस टाइम मैं नशे में नहीं थी। ये सुनते दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं। उसके बाद इन सब की कोर्ट कार्रवाई चलती है, जहाँ इधर माओ, एमी और टीना ये तीनों मेन जज बने थे। अकाने रियो एक तरफ थे और अपनी ओनो एक तरफ थी। वहीं इधर उका हायाटो को कहती है कि यार रोज का तुम्हारा सुबह सुबह नाटक क्यों चल जाता है। जहाँ तब ये जज ओनो को बुलाती है और कहती है कि क्या हुआ था। वो पूरी चीज समझाती है कि कैसे उसने किस करी और उसको कुछ गलत नहीं लगा। जहाँ उसकी डिफेंडर जो कि मियामी बनी हुई थी वो कहती है कि ओनो ने कुछ गलत नहीं करा, वो उसकी फीलिंग्स थी जो कि उसने एक्सप्रेस करी है।
इधर तभी सुनने के बाद अब बारी आती है भाई रियो की। रियो की तरफ से योशिनो बात करती है, जो कि तभी एक मशरूम निकालती है और कहती है कि ये हमें ओनो के कमरे से मिला और इसका साइज और हायाटो का साइज बराबर है। और इससे पहले भी जब हायाटो सोया हुआ था इसने ऐसी हरकत की थी। ओनो फिर हायाटो को कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं बस खाने के लिए इसको ढूंढ रही थी। उसके डिफेंड में मियोमी कहती है कि ये चीज तो अकाने और रियो ने भी की थी। इधर ये लोग फिर यही हरकतें करके शोर मचाने लगते हैं, जब माओ फिर जज बन के है टेबल में मारती है। हायाटो खड़ा को कहता है कि मेरा टेबल है, टूटना नहीं चाहिए। जज फिर उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे बोलने का। ये सब देख करके फिर अकाने और रियो सोचते हैं कि यार खाली टाइम पास हो रहा है, हम इस केस को वापस लेते हैं। इस सुनने के बाद जज फिर पूरा फैसला अपनी ओनो की तरफ दिखा के उसको इनोसेंट प्रूव करता है, आई मीन प्रूव करती है। तभी जज खड़ी को कहती है कि सबके लिए कानून बराबर है, तो मैं चाहती हूँ कि अकाने, एमी, रियो और उका इन चारों के पास राइट रहेगा कि हायाटो को किस कर सकती है। इस सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और हायाटो कहता है कि मेरे अधिकारों का क्या हुआ, और फिर वो कोर्ट डिसमिस कह के वहीं चली जाती है। ओनो सुनते थोड़ा शर्माती है और सोचती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, हम लोग फैमिली तो है। इधर उका कहती है कि मुझे ये राइट नहीं चाहिए। तभी अकाने खड़ी होकर के कहती है कि मैं इस राइट का अभी यूज करना चाहती हूँ। वो हायाटो के पास आती है जहाँ अपना भाई घबराने लगता है। वही बाकी लड़कियां इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अकाने जैसे अपने प्रोटैगनिस्ट को किस करने वाली होती है, अपनी उका आकर एमी की आंख बंद करती है। अब भाई हम देख सकते हैं कि अकाने ने उसको किस कर लिया है। ये देख के रियो चिढ़ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। वही भाई इस लड़की ने भी कंट्रोल खो दिया था और ये चाहती थी कि ये भी किस करे। तभी अकाने खड़े को कहती है कि शायद मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। रीरी का तभी रियो को कहती है कि आप पीछे नहीं हट सकती, आप भी जाके किस करिए। हायाटो कहता है कि हाँ ठीक है यार, तुम लोग करके इस सबको रफा दफा करो। तभी रियो चिल्लाने लगती है कि रफा दफा चीज क्या होती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं भाई रियो और हायाटो ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। तो देखो भाई रियो की यही फिटिश थी कि हायाटो एकदम स्कूल बॉय की तरह उसको बिल्डिंग के कोने में लेके जाए और वहाँ किस करे। हायाटो कहता है लेकिन तुम तो सेलिब्रिटी हो और किसने देख लिया तो। वो कहती है इसलिए तो मैंने सारे जर्नलिस्ट अपने साथ बुला रखे हैं। आगे का प्लान था कि शहर की तरफ देख के अचानक किस करेंगे। इधर ये सब करते करते भाई रात हो चुकी थी, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं करा। रियो कहती है कि हायाटो आसमान में देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। हायाटो कहता है कि भाई मच्छी पकाने का वक्त आ गया, अभी रात का खाना खाना है। रियो उस पर चिल्लाती है कि हाँ मुझे ठंड लग रही है, तो ऐसी एम्बेरसिंग बातें कर रहे हो। खैर जो भी हो मुझे नहीं पता, मैं घर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी परफेक्ट किस ना हो। तभी हायाटो फिर तुरंत ही भाई रियो को नीचे लेटाता है। रियो थोड़ा शर्माने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। हायाटो कहता है कि तुम्हें ऐसी तो चाहिए था कोई जबरदस्ती तुम्हें किस करे, और वो कुछ बोल नहीं पाती। जैसे हायाटो किस करने वाला था भाई वो खड़े होकर के हायाटो को चाटा मार देती है। तभी कहती है कि अकाने ने तुमसे ऑलरेडी किस ले रखी है, तो आज के दिन नहीं किसी और दिन किस लूंगी। रियो मनी मन सोचती है कि वाह यार एकदम परफेक्टली था, बस मैं थोड़ा नर्वस हो गई। वहीं इधर अकाने सोते यही सोचती है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा फोर्सफुली कर लिया। इधर अगली सुबह भाई रियो काफी गुस्से में थी। हायाटो ये सोचता है कि ये तो दरवाजा भी नहीं खोल रही है, इससे कैसे बात करूं। तभी वो एमी को आता देखता है और उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये प्लेट इसके सर पे मारो। वो कहती है कि तो गलत है ना। हायाटो कहता है कि देश की रखवाली के लिए तुम्हें करना होगा, और जाती भाई भागती रियो के सर पे मारने वाली थी। तभी रियो उसका हाथ डॉच करके कहती है कि इतनी आसानी से नहीं, और तब उसको रियलाइज होता है कि हायाटो नहीं ये तो एमी है। जाहिर देख करके एमी उसके सामने झुककर कहती है कि मैं आपको मान गई मास्टर। इधर ये वॉशरूम में यही सोचती है कि बताओ मेरे लिए किस भी नहीं आ पा रही है। हायाटो सच में एक नंबर का बेवकूफ है। आगे बाहर आती है, उसके फादर का उसको कॉल आता है, जहाँ थोड़ी घबराई हुई थी। उसको लगा था कि भाई वो कुछ गलत न्यूज सुनेगी, लेकिन तभी उसके फादर कहते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक हो चुकी है। ये सुनकर उसको बहुत खुशी तो होती है, लेकिन वो गुस्से में बोल के फोन काट देती है। तभी वही हायाटो अचानक से आके घूम के उसको किस कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे खुश हूँ, मेरा प्रॉमिस पूरा हुआ, और ये बोल के चला जाता है। रियो थोड़ी खुश हो रही थी कि तभी एमी उसके सर पे तेज की प्लेट मारती है और कहती है कि मास्टर इस बार आप डॉज करना भूल गए। इधर रात को हायाटो को सपना आता है कि ये तीनों लड़कियां बिना कपड़ों के और हायाटो को कह रही है कि तुम मुझे चूज करो। इधर हायाटो की आंख खुलती है और यही सोचता है कि शायद इन तीनों लड़कियों को किस करा, इसलिए ऐसे सपने आए। इधर हायाटो फिर सुबह उठते इन सारी लड़कियों को काम देता है कि आज पूरे घर की सफाई करनी है। जब अकाने के पास आके कहता है कि अकाने क्या तुम तैयार हो। अकाने कहती है कि मैं थोड़ी थकी सी लग रही हूँ, और हायाटो उसके लिप्स को देखता है। हायाटो शर्मा के उससे झाड़ू लेके कहता है कि चलो ठीक है मैं एक काम कर लेता हूँ, बाकी तुम कुछ और करो। ऐसी हायाटो जब ओनो के पास आता है, ओनो के साथ भी यही चीज होती है, और फिर हायाटो रियो के पास जाता है और सेम चीज वापस से होती है। इस वजह से अपना हायाटो अकाने, ओनो और रियो का काम खुद करता है। इधर अपना भाई फिर लॉन्ड्री के लिए अंडरवेयर्स को पकड़ता है। ज्यादा भी उका चिल्लाती है, सारी लड़कियां आती है और ये देखती है कि हायाटो उनकी अंडरवेयर्स छू रहा है। अब लड़की चिढ़ाने लगती है कि इंसिडेंट तो नहीं हो सकता, बताओ तुम्हें किसकी चाहिए। हायाटो भी शर्माते भागता है और कहते हैं कि चलो ठीक है आज पूरा कैफे मैं खुद साफ कर लूंगा। इधर फिर हायाटो रात को पूरा थक चुका था और वो अपना पजामा चेंज करने से पहले ही आधा नंगा सो गया था। इस वजह से बेचारे को काफी डरावने सपने आते हैं कि तीनों लड़कियां उसके आसपास मंडरा रही है और बेचारा डर के मारे भाग रहा है। इधर सो ही रहा था कि तभी सुबह सुबह एमी आती है और उसको सारी चीजें दिखती है। जहाँ तभी लड़कियों को हायाटो की आवाज आती है, वो लड़कियां भागते हुए देखती है कि हायाटो ने अपना हाथ रखा हुआ है, हायाटो को दर्द हो रहा है, और एमी उसको कह रही है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। एमी बताती है कि हायाटो को एक कीड़े ने काट लिया था, तो मैंने कीड़े मारने वाला स्प्रे इसके ऊपर लगा दिया है। सारी लड़कियां फिर हायाटो के पास आके कहती है कि हमें दिखाओ, हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। हायाटो चिल्ला के कहता है कि तुम बदतमीज लड़कियों भाग जाओ से। इधर मियोमी बाकी लड़कियों को सिखा रही थी कि राजमा चावल कैसे बनाते हैं। वही इधर ओनो इन सभी लड़कियों के लिए खाना लाती है। वो फुटारो के लिए अलग से थोड़ा ठंडा खाना लाती है। जहाँ लड़कियां कहने लगती है कि ओनो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम हायाटो के साथ काफी बुरा बर्ताव कर रही हो। तभी हायाटो फिर ओनो से पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रैंड माँ ने सब बात बताई। ओनो कहती कि हाँ ग्रैंड माँ ने ही मुझे सारी चीजें समझाई थी। तभी हायाटो ओनो को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। वो कहती है कि शुक्रिया किस बात का, मैंने सब चीज तुम्हारे लिए करी है। वापिस से अकाने और ये चीज सुन के थोड़ा चिढ़ चुके थे। उगा सबको कहती है कि फालतू बातें कम करो और खाने पे ध्यान दो। इधर ये सभी लोग नए साल के पहले दिन में खाना खाते हैं जिनको बड़ा टेस्टी लगता है। इधर हायाटो अपनी दादी को याद करता है, जब दादी ने कहा था कि बेटा नए साल का पहला खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं और भगवान का शुक्रिया करते हैं कि पिछला साल उनका काफी अच्छा गया। और हायाटो उनको देख के कहता है कि चलो एक और साल वापस निकल गया। वेल आगे ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ एमी हायाटो से पैसे मांगती है और हायाटो कहता है कि मैं बाद में दूंगा। आगे इन सभी को इनकी ग्रैंड माँ के कुछ फ्रेंड्स भी मिलते हैं। आगे हायाटो उन सभी को टेंपल
पर लेके आता है, जहाँ हैटो ने यही प्रार्थना की थी कि उसका कैफे चलता रहे। इधर फिर एमी भी बताती है कि मैंने अपनी दादी की हेल्थ के लिए प्रार्थना करी। ओनो बताती है कि उसने कैफे के लिए प्रार्थना करी। रियो और अकाने बोलते हैं कि उन्होंने अपनी मदर के लिए प्रार्थना करी। ऊका कहती है कि मैंने कैफे की 5 लड़कियों के लिए प्रार्थना करी। हैटो गुस्से में कहता है कि अच्छा तुमने मिले तो प्रार्थना की नहीं होगी। फिर इधर हैटो सारी लड़कियों से पूछता है कि अब तुम्हारे भविष्य के क्या प्लान है। रियो कहती है कि वो थिएटर आर्ट ही करेगी। एमी कहती है कि वो दुनिया को बचाएगी और ओनो कहती है कि हैटो कैफे में रहकर उससे शादी करेगी। तभी वही अकाने रियो आकर कहती है कि ये बातों को हमें किसी और दिन करना चाहिए। तभी यूका से पूछा जाता है, जो कहती है कि मैं आगे चल के हर चीज में एक्सपर्ट बनूंगी। इधर जब वो लोग घर आते हैं, प्रोटैगनिस्ट के पास रिरिका आती है। उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी क्योंकि सबको बनाने के लिए म्योमी ने उसको बड़ा टॉर्चर करा। आगे हैटो जब वो डब्बा खोलता है, सारी लड़कियां हैरान हो जाती है कि इतना बढ़िया बढ़िया खाना आ रखा है और उनके टूटने से पहले हैटो उन सभी को कहता है कि तुम्हें प्रे करना होगा क्योंकि वाकई में रिरिका और बाकी लड़कियों ने इसमें काफी मेहनत करी है। तभी रियो भी कहती है कि मेरे डायरेक्टर ने गिफ्ट के तौर पे मुझे ये बॉटल दी है। ओनो कहती है कि वाह ये तो बढ़िया बात है, आओ सब पियेंगे। हैटो कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम पी के क्या करती हो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इस चीज के ऊपर काफी काबू पा लिया है। आगे सभी लोग मजे में ये पूरी ड्रिंक पीते हैं। वही म्योमी इन सभी लड़कियों को समझाती है कि अब से 1 साल बाद मेरे पेरेंट्स का मुझे बिजनेस ज्वाइन करना होगा और मैं ये जगह छोड़ के जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग अपने क्राफ्ट को मास्टर करो और तुम लोग मैच्योर बनो ताकि इस बिजनेस को इजीली संभाल पाओ। सारी लड़कियों की हालत खस्ता हो रही थी लेकिन टीना काफी खुश थी। हैटन से पूछता है कि तुम लोग किमोनो हटाई दो, कितनी देर तक पहना हुआ है। रियो कहती है कि क्यों तुम्हें थोड़ा सा झांकना है क्या। ये सुनती ओनो की वो कीड़े वापस आ रहे थे लेकिन ओनो उसको कंट्रोल करती है। तभी बिल्ली अकाने के पास घूम करके छत की तरफ देखती है, जहाँ अकाने से पूछती है कि तुम छत की तरफ क्यों देख रही हो। एमी कहती है कि मेरी दादी क्या करती थी, अगर जानो छत के ऊपर देखे तो मतलब ऊपर कोई भूत है। और अकाने इसमें डरने लगती है और उसके दिमाग में वहाँ भूत आ रहा था। इधर ओनमी खड़े होकर अपने थोड़े कपड़े उतारे कहती है कि भूतों को गंदी बातें पसंद नहीं। हैटो कहता है कि मुझे लगी रहा था तुम वापस इस रूप में आओगी। वो कहती है कि नहीं मैं पूरे कंट्रोल में हूँ, मेरी बॉडी यही चाहती है। और ये बोल के हैटो के पास आ जाती है। आगे भाई ओनो और अकाने दोनों ने शराब पी ली थी और ये लोग बार बार अपनी इमोशन से अपने हैटो को परेशान कर रहे थे। इधर ये उनके ऊपर चिल्लाती है कि तुम लोग हरकतें करना बंद करो। इस उनके अकाने रोने लगती है। सभी लड़कियां कहती है कि रियो तो बहुत बुरी है। जहाँ रियो फिर गुस्से में वो बोतल पूरी पी जाती है। वो भी हरकतें करने लगती है। जहाँ हैटो कहता है कि तुम एक नंबर की छूटी हो, मुझे पता ना तुम पूरी बोतल पी जाओगी तब भी तुम्हें नहीं चढ़ेगी। तभी एमी फिर हैटो के पास आती है और कहती है कि इसको पकड़ो। और जैसे अपना कपड़ा देती है भाई वहीं पे घूमने लगती है और सारी लड़कियों को परेशान कर देती है। इधर हैटो को दिख रहा है कि भाई सारी लड़कियां परेशान कर रही है, उसको टीज कर रही है। और जैसे उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसके सामने तो उसका बिल्ला खड़ा है। इधर हैटो की आंख खुलती है, उसको पता चलता है कि इसके पहले साल का पहला सपना है और आज जनवरी 2 है। इधर हम लड़की को देखते हैं जहाँ वो सभी लड़कियां ग्रुप में बैठकर कार्ड्स खेलती हैं और कार्ड खेलते खेलते भाई अपनी एमी ऊका के सर पे मार देती है। अभी तभी हम देखते हैं भाई एमी का सर फूला हुआ है। हैटो फिर उसके पास आके कहता है कि 2 महीने बाद तुम कॉलेज से पास आउट हो जाओगी, तो बताओ आगे का क्या सोचा है। वो कहती है कि मैं कराटे में एडमिशन लूंगी उसी जगह पे जहाँ पे रियो और ओनो है। हैटो उस पर चिल्लाता है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आज 3 जनवरी है दोस्तों, जहाँ पे हैटो सभी से कहता है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने सोच ली कि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट करके कैफे को फुल टाइम चलाऊंगा। लड़की कहती है कि ये तो पुरानी बात है, कुछ नई बात तो है ही नहीं। वो कहता है कि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, टुच्ची बुच्ची यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा। रियो कहती है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं जो कि 24 घंटे पढ़ाई करते रहते हैं। हैटो फिर मैं चिल्लाता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये सबसे बड़ा डिसीजन है मेरी लाइफ का। अकाने कहती है कोई बड़ा डिसीजन नहीं है, बस एक पेपर पे साइन करके ड्रॉप आउट तो लेना है। तभी ऊगा सबको शॉकिंग न्यूज देती है। वो बताती है कि इस महीने के बाद शायद वो कैफे छोड़ के चली आए। इधर वो बताती है कि उसका एक टीचर किसी फ्रेंच डिजाइनर को जानता है और उसने ऊगा को रेकमेंड किया है, जिसके लिए ऊगा को सर्टिफिकेट कोर्स और किसी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और हो सकता है अगले महीने से ऊगा इस चीज के ऊपर काम करेगी और फरवरी में वो जापान छोड़ के फ्रांस चली आएगी। इधर ये बात रिरिका और उसके फ्रेंड्स के पास ही पहुंच चुकी थी, जहाँ वो लोग ये सारी न्यूज सुन के काफी हैरान हुए थे। वहीं योशिनो तो पागल ही हो चुकी थी ये न्यूज सुन के। सीन आगे बढ़ता है और आज 20 जनवरी थी, यानी कि एमी का बर्थडे था और उसको फाइनली कॉलेज भी मिल गया था। इधर एमी का मुंह बना हुआ था और भाई लिटरली मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है न्यूज सुन के। ऊका एमी को कहती है कि मैंने तुम्हारे ड्रेस बनाई है, तुम कितना भी उछल कूद क्यों ना कर लो कभी नहीं फटेगी और आज तुम्हारे मनपसंद का खाना भी बना है। एमी गुस्से में कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे पार्टी नहीं करनी। वो कहती है कि मैं घर का सारा काम कर लूंगी, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। ऊका आफ्टर ऑल हम लोग एक फैमिली है। हैटो कहता है कि बच्चों से हरकतें मत करो, तुमने भी कराटे चूज करने के लिए अपनी दादी को छोड़ा था। ऊका कुछ गलत नहीं कर रही है, ऊका अपने कैरियर पे ध्यान दे रही है। तो अगर तुम सच में उसको फैमिली मानती हो तो मुस्कुराते हुए उसको बाय बाय करो। उसकी इतनी बातें सुनने के बाद भाई अपनी एमी उदास होकर रोते वहाँ से चली आती है। इधर अकाने बाथरूम में नहाती है और एमी से पूछती कि कब तक वहाँ सोती रहोगी। वो कहती है कि मैं यहीं पे रहूंगी, अभी मेरा मन नहीं है। अकाने कहती है कि ओनो की इस बात से हम सभी को दुख हुआ है, लेकिन हैटो है जिसको सबसे ज्यादा दुख हुआ है। वो आजकल ऑर्डर्स भी काफी खराब ले रहा है और उसकी आखिरी कॉफी भी बहुत घटिया थी। इधर हैटो में काम कर रहा था कि तभी कोई दरवाजा बजाता है और वो अपनी ऊका थी जो उससे पूछती कि अभी भी काम कर रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे जाने के बाद अब मुझे सारी लड़कियों की शिफ्ट बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे अपनी ऊका ने हैटो के लिए रात का थोड़ा सा खाना बनाया था और इसीलिए वही फूड था जो हैटो को पसंद था, जो कि हैटो की दादी की रेसिपी है जो कि है पिलाव। आगे वो बात करती है हैटो से कि पहले मैं डरी हुई थी, मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद ये कैफे कैसे चलेगा, लेकिन जब तुमने बोला कि तुम कॉलेज को छोड़ के फुल टाइम कैफे को दोगे तो मुझे थोड़ा आराम मिला। तभी बात याद करती है जब पहली बार हैटो इस कैफे में आया था। या इसने सोचा हुआ था कि हैटो अगर इस कैफे को बेच के पार्किंग लॉट बनाएगा तो वो किसी IT सेक्टर में जॉब करेगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके डिजाइनर बनने का एक ग्रैंड सपना कभी पूरा भी होगा। ये ड्रीम मानो छूट गया था, लेकिन जब तुमने मेरी ड्रेस की तारीफ करी मुझे लगा कि मैं सब कर सकती हूँ। आगे सारी बातें याद करके वो हैटो के सामने झुकती है और उसको थैंक यू कहती है उस सभी चीजों के लिए जो उसने उसके लिए करी। हैटो तो रिएक्शन नहीं देता, वो बस यही कहता है कि अगर वहाँ पे लोग तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दे तो यहाँ पे आ सकती हो, यहाँ के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं। वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करूंगी और ये बोल के वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चली आती है। इधर हैटो उदास
उदास होकर उसका बना पिलाफ खाता ही है कि तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है और कोई नहीं एमी थी जिसने गोरिल्ला का मास्क पहना हुआ था और वही आकर के अपने संतरों का ऑफर देकर के हैटो का थोड़ा मूड ठीक करना चाहती थी। खैर अब वो दिन आ चुका था दोस्तों, आज 7 फरवरी आ चुकी थी। सारे दोस्त उका का बैग पैक करके उसको छोड़ने के लिए तैयार थे। जाने से पहले सभी से कहती है कि मैं एक बार इस कैफे को ढंग से देखना चाहती हूँ। इधर इस कैफे की भी सारी लड़कियां आ चुकी थी उसको बाय करने के लिए। वहीं तभी उका देखती है कि हैटो कहाँ पर है, वो तो यहाँ है ही नहीं। और इधर हम हैटो को देखते हैं जो कि बीच के किनारे इन सभी लड़कियों की फोटो देख के मुस्कुरा रहा था। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली ये सीन देख करके मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, द शो मस्ट गो ऑन। खैर आगे सभी लोग इसको एयरपोर्ट में छोड़ने को आ चुके थे। एमी रोने लगती है क्योंकि अब उसको चीजें सच लग रही थी कि ये जा रही है। हैटो भी उससे पूछता है कि तुमने ना बैग पूरा चेक कर लिया ना। वो कहती है कि हाँ मैंने सब चीज चेक कर लिया और चलो मेरे जाने का वक्त हो गया है। उसको कहती है कि जब तुम आओगी तब तक मैं एक बड़ी स्टार बन चुकी होंगी। अकाने कहती है कि जब तुम आओगी तब मैं बैंड में होंगे मेरे कॉस्ट्यूम बनाना। ओनो कहती है कि अगली बार जापान आओ तो इस कैफे में जरूर रुकना ताकि मैं अपने पति के साथ तुम्हें चीज केक खिला सकूं। तभी भाई ये दोनों आकर इसको कहती है कि थोड़ा रुक जाओ, ज्यादा हवाबाजी मत करो। इधर रुका फिर एमी का गोरिल्ला मास्क निकालती है, जाओ देखती है कि एमी तो वहाँ रो रही थी। ये तभी हैटो को थोड़ा सैड फेस बनता है, जहाँ ऊका आकर के उसका मुंह दबा लेती है और उसको चिढ़ाने लगती है। और तभी भाई आउट ऑफ नोवेयर अपनी ऊका फिर जाने से पहले अपने प्रोटैगनिस्ट को वही किस कर देती है। ये सब देख के सारी लड़कियां एकदम हैरान हो चुकी थी। हैटो पूछता है कि तुमने क्या किया। वो कहती है कि मेरे पास तुम्हें किस करने का राइट था तो आज मैंने उसको यूज कर लिया। और जाने से पहले वो कहती है कि सब अपना ध्यान रखना। उसका प्लेन भी अब उड़ान भर चुका था। सारी लड़कियां उसके लिए यही प्रार्थना करती है कि बेस्ट डिजाइनर बन के बाहर आएगी। इधर हैटो भी दूसरे को देख रहा होता है कि तभी वो देखता है कि ऊका की शक्ल बनी हुई है और भाई ये एमी ने किया था और कहती है कि एनीमे में ऐसी एंडिंग होती है। घर आके हैटो फिर दादी की फोटो देख के रियलाइज करता है कि अब पता चला कि फैमिली मेंबर का ना होना कैसा लगता है। वहीं इधर ऊका तैयार थी कि स्प्रिंग सीजन आ रहा है तो वो नया मेन्यू लाएगी। रियो भी कहती है कि उसको एक नया ऑफर मिला है जहाँ आखिर में बेचारे को लाश ही बनना पड़ता है। इधर अकाने भी इसको दिखाती है कि उसका एक शो होने वाला है। इधर इस सीन में एमी अपने फुटारो के साथ इस चिट्ठी को मेल करती है जहाँ पर उसने सारी बातें लिखी थी जो कि ऊका को बोलना चाहती थी। तभी दोस्तों एक हवा का झोंका आता है, एमी से लेटर रोड पे आता है और एमी जैसी भागने वाली होती है सामने ट्रक आ जाता है। भाई इस सीन में तो मुझे लगा कि भाई ये तो चली गई भाई, लेकिन फाइनली ये थोड़ा बच चुकी थी, लेकिन बेचारी की हैंड राइटिंग पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इधर फ्रांस में ऊका को देखते हैं जो कि ज्यादा मेहनत कर रही थी, कॉफी पीते हुए अपनी फैमिलिया को याद कर रही थी। तो गाइस इसी के साथ इस सीजन की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ऊका जब फ्रांस जा रही थी मुझे लिटरली रोना आ गया था। एंड फिलहाल ये सीरीज खत्म होने के बाद मुझे काफी बुरा फील हो रहा है। खैर तुम्हें कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब हम इसका कुछ कर सकते हैं नहीं, मुझे उम्मीद है कि लोग सीजन 3 जरूर निकालेंगे। हो सकता है अगले साल ही सीजन 3 आ जाए। वैसे सही बताऊं तो इस सीजन में एटलीस्ट हैटो की होने वाली वाइफ थोड़ा हिंट देना चाहिए था। बाकी तुम्हें वन शॉट स्टोरी रिकैप एक्सप्लेन पसंद आया होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए। बेल आइकन भी दबा सकते हो ऐसी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। क्या चलो फिर मैं मिलता हूँ और बाकी मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भाई इसका सीजन 3 जल्दी आ जाए। खैर अब बाय बाय।